कहीं भी जाते अगर मैं आपसे सेकंड कर रहा हूँ तो अपना टच डीएनए आपके ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूँ। मैं यहाँ टच कर रहा हूँ तो अपना फिंगरप्रिंट टच कर रहा हूँ। मैं अगर चल रहा हूँ तो अपना फुटप्रिंट छोड़ रहा हूँ। बोला कि हमारा जो डेटाबेस है वो फॉरेंसिक के लिए फिट नहीं है। आई थिंक उन्होंने ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट या किसी हायर कोर्ट में दी। क्वाइट इंट्रीगिंग। आपने इतने करोड़ों लोगों का आपने आधार बनाया, आपने डेटा कलेक्ट करा, और वो डेटा अगर किसी काम का नहीं है तो पूरी एक्सरसाइज एक तरह से फ्यूटाइल है। इसमें फॉरेंसिक के लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया। जो फिंगरप्रिंट के ब्यूरो के लोग हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। हमारा आधार डेटाबेस बहुत ही यूजफुल है। क्या एविडेंस या क्राइम सीन के उससे अगर हम कनेक्ट नहीं कर सके तो उस बायोमेट्रिक का, आई एम जस्ट थिंकिंग इन माई हेड, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? कि राइट ऑफ प्राइवेसी भी बाहर से आया है कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर हमने इसलिए बात करी कि रिफॉर्म्स हमारे जुडिशरी में होने चाहिए। साइंस के ज़माने में ये कई बार मुझे लगता है जुडिशरी और जजेस बहुत पीछे सोचते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनकी उम्र बहुत हो गई है। 11-11,500 करोड़ खर्चने के बाद भी इफ़ द रिजल्ट इज़ अ डैम स्क्विब, जहाँ पे हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्राइम किसी को पकड़ने के पर्सपेक्टिव से, तो विच इज़ रियली सैड। Now this brings me to another question. अपने लाइट को सारी बंद करके अपने कैमरा को मूव कर सकते हैं ओपन कैमरा से। वहाँ से ब्लिंकिंग आ जाएगी। छोटी डिवाइसेस भी आती है, अमेजोन पे अवेलेबल है, तो उससे पता लग सकती हैं। पर्टिकुलरली आप ऐसी डिवाइसेस वहाँ मिलेंगी जहाँ पे पावर सप्लाई है, क्योंकि बैटरी उसकी लाइफ कम होती है। फॉरेंसिकली क्या ये प्रूव हो सकता है कि ये रेप है कि कंसेंशुअल सेक्स है? क्योंकि अब तो कोर्ट ये भी कंसिडर कर रहा है कि हस्बैंड वाइफ के केस में भी अगर वाइफ कहे कि इससे मेरा रेप किया है तो वो शायद कोर्ट मानेगा या उसको कंसिडर करेगा सीरियसली। फॉरेंसिक में जैसे अभी आप बता ही रहे थे, अपना एक्सपीरियंस बताइए अक्षय कुमार के साथ, उस मूवी में आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, और उसके साथ साथ फिर आप फॉरेंसिक का भी बताइए मेसी के साथ। वो हमेशा कसरत करते हुए सेट पे दिखेंगे। एंड जब हम क्राइम सीन पे, जैसे कि मैं उस मूवी में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका वी द बिलियन सागर रिफॉर्म्स इन इंडिया प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। हमारा ये जो प्रोग्राम है ये बहुत यूनिक प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें हम आपके साथ साइंटिफिकली एविडेंस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो हम पूरे प्रोग्राम्स में जो सीरीज आपके पास लेके आएंगे, दिस विल बी ऑल साइंटिफिक बेस्ड, लॉजिकल बेस्ड। हवा में हम बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेक्शन 51AH बात करता है साइंटिफिक टेम्पर की, और उस साइंटिफिक टेम्पर को हम आगे लेके जाते हुए हम चाहते हैं कि आप तक साइंस के ज़माने में करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे। इसीलिए आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस क्या होती है और कैसे चलती है, और उसके लिए हमारे आज गेस्ट हैं वो है डॉक्टर रंजीत सिंह। ये हमारे देश के जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। ये सिर्फ फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है, इन्होंने काफ़ी जर्नल्स लिखे हैं। ये इंडिया में ही नहीं, बाहर भी इनके लेक्चर्स होते हैं। इनको देश विदेश से इनवाइट किया जाता है इनके लेक्चर्स के लिए। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात, इन्होंने अभी 2-3 पिक्चरों में अपना एज फॉरेंसिक एक्सपर्टीज दी है, जिसमें से एक मूवी का नाम है फॉरेंसिक, आपने शायद देखी होगी, मेसी जिसमें हीरो थे, और दूसरी मूवी है कठपुतली, जो इन्होंने अक्षय कुमार के साथ करी। सो डॉक्टर रंजीत, आई वेलकम यू टू द पॉडकास्ट वी द बिलियन, जहाँ पे हम पूरा साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करेंगे, और आपका फॉरेंसिक साइंस तो है ही साइंस। तो मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि फॉरेंसिक साइंस अगर लेमैन समझना चाहे वो उसको कैसे देखे, कैसे समझे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपके साथ। कई सालों से मैं आपके वीडियो न्यूज़ चैनल पे देखता हूँ, और कई बार हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। फॉरेंसिक साइंस जो हम बात करते हैं कि अगर लेमैन को अगर हमें समझाना हो कि कोई फॉरेंसिक क्या है, तो फॉरेंसिक को मैं बोलता हूँ कि फॉरेंसिक एक ट्रस्ट है, एक बिलीव है, जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं साइंटिफिक एनालिसिस के लिए। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करती हैं, कलेक्ट एविडेंस करती हैं, और उसको एनालिसिस करने के लिए फॉरेंसिक लैब में आता है। बार बार आपने कितने ही अपने भारत में देखे होंगे केसेस जहाँ पे कि 2 चीज़ हमेशा ही बात की जाती है कि आप फॉरेंसिक टीम को बुला लीजिए, आप सीबीआई को दे दीजिए। तो ये जो ट्रस्ट की बात है वो फॉरेंसिक है, बिलीव की बात है वो फॉरेंसिक है। और मेरे ख्याल से फॉरेंसिक के बिना कुछ आगे केस बढ़ भी नहीं सकता। अगर कोर्ट में आप जाएं तो फॉरेंसिक बहुत बड़ा एज अ एविडेंस और वैलिडेशन रहता है कोर्ट के लिए, किसी को सजा दिलाने के लिए या किसी को बचाने के लिए। एम आई राइट? बिल्कुल सही सर।
फोरेंसिक क्या है कि आज की डेट में इन्वेस्टिगेशन वो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं रह गई है, क्योंकि हम सभी लोग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ देख रहे हैं कि साइंटिफिकली हम किस तरह से इन्वेस्टिगेट करें। और डिजिटल एविडेंस, आप कोई भी ऐसा केस उठा लीजिए जिसमें डिजिटल एविडेंस ना हो, सीसीटीवी हो सकता है, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड हो सकता है, इंटरनेट हिस्ट्री यूज हो सकता है, पास्ट के जितने भी अभी रिसेंट केसेस आप देखेंगे उन सब में डिजिटल एविडेंस एक फॉरेंसिक एविडेंस की तरह यूज हुआ है। अब क्या है कि क्यों ये पहले हम लोग क्या करते थे, फॉरेंसिक का मतलब अगर कहें, जो आपने पूछा लेमैन की लैंग्वेज में, तो फॉरेंसिक का मतलब लोग समझते थे कि सीआईडी और पोस्टमार्टम, कि हम पोस्टमार्टम करने हैं, डेड बॉडी करना है। तो डिजिटल एरा में भी वही हो रहा है। अब भी हम बॉडी पार्ट इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा बॉडी पार्ट डिटैचेबल बॉडी पार्ट है जिसको हम मोबाइल फोन कहते हैं। आज की डेट में हम सोते उठते हर समय अपने इस बॉडी पार्ट को लेके घूमते हैं और सारी एविडेंस, सारी चीजें, फुटप्रिंट हम इस मोबाइल फोन के अंदर रखते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि इन्वेस्टिगेशन वही है जो फॉरेंसिक का मतलब पहले था कि बॉडी को पोस्टमार्टम करना। आज हम उसी बॉडी पार्ट डिटैचेबल जो है मोबाइल फोन की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, उसके अंदर जो एविडेंस अवेलेबल होते हैं उन एविडेंसेस को एनालिसिस करके इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हेल्प करते हैं, जिससे कि इन्फोर्समेंट एजेंसी एक बहुत अच्छे कंक्लूजन में पहुंचती है और कोर्ट भी बहुत आसानी से जजमेंट देने में साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर रिलाई करती है, क्योंकि आई विटनेस टेस्टिमनी कई बार सही होती है, कई बार सही नहीं होती है। तो इसीलिए साइंटिफिक एविडेंस हमेशा ही सच होता है। तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आप डिजिटल फुटप्रिंट की बात करते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि फॉरेंसिक को कोर्ट के अंदर उसकी वैलिडेशन बहुत हाई है, बट आप लोग करते कैसे? जैसे आपने कहा मोबाइल फोन या सीसीटीवी कैमरा, तो जब आप फॉरेंसिक एविडेंस, डिजिटल एविडेंस करते हैं, उसको आप कैसे उस पर काम करते हैं? देखिए, जो हमारा नया कानून आया है जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हुआ है, उसके अंदर फॉरेंसिक की महत्ता बहुत दी गई है, जो कि कोई भी केस जिसमें कि सज़ा 7 साल या उससे ऊपर है, उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की विजिट जरूरी है। कोई भी एविडेंस को प्रॉपर कलेक्शन पहला पार्ट होता है जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट करता है, वो डिजिटल एविडेंस हो, फिजिकल एविडेंस हो, केमिकल हो। पर मोबाइल फोन, फॉर एग्जांपल, मैं सीसीटीवी कैमरा मोबाइल फोन पे आ जाता हूँ, इस पे आप फॉरेंसिक जो आप इसके ऊपर एविडेंस कलेक्ट करते हैं, आप करते हैं क्या मोबाइल फोन के साथ? देखिए, मोबाइल फोन लेने के बाद हम सबसे पहले उसकी इमेजिंग करते हैं, ताकि उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो हैश वैल्यू है, वो चेंज ना हो। उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो कि कोर्ट के थ्रू। तो आपने दो चीजें इसमें कही, आपने एक कहा वर्ड यूज किया इमेजिंग, और दूसरा आपने क्या वर्ड? हैश वैल्यू। हैश वैल्यू रिकॉर्ड होती तो ये दोनों चीजें है। व्हाट इज इमेजिंग एंड व्हाट इज हैश वैल्यू? इमेजिंग मतलब मोबाइल का जो आपका कॉपी है, एग्जैक्ट कॉपी बनाना, ताकि हम उसके ऊपर काम कर सके और ओरिजिनल एविडेंस के अंदर किसी प्रकार की कोई टेम्परिंग ना हो सके। ओके। हैश वैल्यू होता है एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है कि जो हमने एक, जैसे एक फोटो है, उसकी एक हैश वैल्यू है, वो फोटो के अंदर कोई मॉर्फिंग एडिटिंग होती है तो हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। कि मतलब वो जेन्युइन है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मैनिपुलेट किया हुआ है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? जी बिल्कुल। जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है पोस्ट ट्रैप, प्री ट्रैप करके ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करती है, फिर उनकी हैश वैल्यू रिकॉर्ड करके वो जो ऑडियो वीडियो है वो भेजी जाती है फॉरेंसिक लैब को। वहां हम जांच करते हैं कि इसके अंदर कोई टेम्परिंग है कि नहीं है, लेकिन उससे पहले एविडेंस प्रॉपर तरीके से कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए उसकी हैशिंग की जरूरत होती है। तो कोर्ट में अगर हम कानून की बात करें तो सबसे पहले बात होती है किसी भी एडमिसिबिलिटी की, कि अगर वो चीज एडमिसिबल है कि नहीं। जब हम इस कंक्लूजन में पहुंच जाए कि वो एडमिसिबल है हमारे कानून के तहत, तो फिर हम जाते हैं उसकी बात ऑथेंटिसिटी की, और ऑथेंटिसिटी का काम हम फॉरेंसिक के थ्रू करते हैं, जो हमारे अवेलेबल टूल्स हैं, जिसके थ्रू हम उनकी जांच करते हैं कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की गई कि नहीं, इसकी जो जेन्युइननेस है, इसकी गुणवत्ता है, इसकी कूट रचना तो कोई नहीं की गई, ये सारी चीजों की जांच की जाती है। तो अगर मैं समझूं, इसका मतलब है इट इज अबाउट कि आप ये देखते हैं कि जो एविडेंस है, फुटप्रिंट है, जो गैजेट है, उस पर टेम्परिंग करी गई है कि नहीं करी है। इज दैट व्हाट फॉरेंसिक दिस इज, जो हम डिजिटल की बात करें? जी, फॉरेंसिक का मतलब यही है कि हम जो एविडेंस है हमारे पास, जो हमने साक्ष्य एकत्रित किए हैं क्राइम सीन से, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं है और उसकी जेन्युइनिटी हम कोर्ट में प्रूव करते हैं। ये हमारी ड्यूटी होती है एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट। ओके। तो अब एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे हम बात करते हैं सुसाइड की, मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, हमें कैसे पता चलता है किसी ने सुसाइड करा है
कि किसी को मार के उसको सुसाइड दिखाने की कोशिश करी है? ये देखिए बहुत आसान है, मेडिकल टेक्नोलॉजी इसके ऊपर बहुत काम कर चुकी है, और जो फॉरेंसिक मेडिसिन के लोग होते हैं, ये एक्सपर्टाइज फॉरेंसिक मेडिसिन के लोगों के पास होती है। तो ये थोड़ा सा कई बार मिथ होता है कि फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक मेडिसिन एक ही चीज़ है। सुसाइड की जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट करते हैं। जैसे हमारे इंडिया के जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर हर्ष शर्मा है, वो क्राइम सीन पे इस्टेब्लिश करते हैं कि किस तरह का मार्क है, वी मार्क है, यू मार्क है, किस तरह से उसमें गांठ लगी हुई है, क्या वो गांठ लगाई गई है बॉडी के बाद, मरने के बाद, या एस्फिक्सिया ड्यूरिंग द हैंगिंग हुआ है। तो इन सारी चीज़ों की जांच फॉरेंसिक एक्सपर्ट करते हैं। लेकिन वो मार करके बॉडी को टांगी गई है, उसके अंदर किसी तरह का ड्रग दे करके या जहर दे के मारा गया है, उसकी जांच, उसके लिए जो एविडेंस कलेक्ट करते हैं वो फॉरेंसिक मेडिसिन के लोग होते हैं, जो कि MBBS MD MS डॉक्टर होते हैं। तो वो डॉक्टर होते हैं, हम लोग फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है उनके क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हैं कि जो अगर मान लीजिए कोई पंखे से लटका हुआ है या कोई खिड़की से लटका हुआ है, तो वो फोर्स एक्चुअली हो सकता है कि नहीं, क्या ये हैंगिंग है या ये हैंगिंग नहीं है। इन सारी चीज़ों की सुसाइड को डिफ्रेंशिएट किया जाता है हम होमिसाइड से, कि ये कहीं मर्डर तो नहीं है, ये सुसाइड है या नहीं है। तो इसमें उसके सारे एनालिसिस, क्राइम सीन के मार्क से लेके, बॉडी का वेट से लेके, उन सारी चीज़ों की जांच की जाती है। तो जब एक आदमी सुसाइड करता है और जब उसका मर्डर करके उसको सुसाइड दिखाया जाता है, क्या उसकी गर्दन पे जो मार्क होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? सर देखिए, उसमें फॉरेंसिक जो मेडिसिन के लोग होते हैं और क्राइम सीन के लोग होते हैं, वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो मार्क्स होते हैं कि जो सुसाइड करके किसी को किया गया है, तो बॉडी वेट आगे की तरफ जाएगा, और जो अगर पर्सन को मार के लटकाया गया है तो उसको पीछे से पुल करके कोई फोर्स लगाएगा, और उस पुलिंग के बाद उसको रस्सी बांधी जाएगी, या रस्सी यहीं बांध के फिर उसको ऊपर पंखे से लटकाया जाएगा, या खिड़की से या पेड़ से कहीं भी। जैसे बहुत फेमस केसेस हुए हैं, आपने देखे होंगे, ट्विन सिस्टर का भी केस है। तो वो सारी चीजों को, नहीं, ट्विन सिस्टर का क्या केस है? बदायूं में दो बच्चियों का एक लटके में पेड़ से मिली थी। तो किसी भी तरह से केसेस में फॉरेंसिक मेडिसिन के लोग और क्राइम सीन एक्सपर्ट्स इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो मार्क के बेसिस। अगर किसी ने कोई बॉडी को लटकाया है तो उसने अपना भी कुछ ना कुछ फुटप्रिंट छोड़ा होगा, तो क्या फॉरेंसिक में हमें वो चीज़ भी मिल जाती है क्राइम सीन पे? उसकी क्या परसेंटेज होती है, मिलने के क्या चांसेस होते हैं? सर उसकी परसेंटेज बहुत हाई होती है अगर हम प्रॉपर तरीके से क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसीलिए दो तरह की इन्वेस्टिगेशन बोली जाती है, एक है कि आपकी नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, एक है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। सो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में अगर हम हर एक चेन को जोड़ते जाएं, कोई भी व्यक्ति जाएगा, तो फॉरेंसिक में एक बहुत जाना माना प्रिंसिपल है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज प्रिंसिपल। एल्बर्ट लोकार्ड ने वो प्रिंसिपल दिया था, और उन्होंने बताया कि हम किसी भी चीज़ को जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर मैं आपसे सेकंड कर रहा हूँ तो अपना टच DNA आपके ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं यहाँ टच कर रहा हूँ तो अपना फिंगरप्रिंट टच कर रहा हूँ, मैं अगर चल रहा हूँ तो अपना फुटप्रिंट छोड़ रहा हूँ, मैं गली से आ रहा हूँ तो अपना CCTV में इमेज छोड़ रहा हूँ, रास्ते से आ रहा हूँ तो गूगल मैप में अपनी इमेज छोड़ रहा हूँ, मेरी गाड़ी टोल हर जगह से कहीं ना कहीं से आ रही है। तो इन सारे एविडेंस को कलेक्ट करना काम होता है फॉरेंसिक को, चेन को जोड़ना। और अगर हम इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से जोड़ पाएं तो किसी भी सुसाइड के केस में और मर्डर के केस में, क्या किसी की एंट्री हुई है उस जगह पे, कोई मार के लटकाया गया है, तो वो एविडेंस मिल जाएंगे अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करें। मिलते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस। ये आपने जो बात करी, इसमें मुझे एक और सवाल है कि अमेरिका में जैसे मैं 15-20 साल से देख रहा हूँ, उनके पास पूरा डेटा होता है, तो जो भी उनको अपना क्राइम सीन से कोई डेटा वो कलेक्ट करते हैं, वो उसको मैचिंग के लिए कंप्यूटर के थ्रू वो डाल देते हैं और वहाँ पे मैच आ जाता है। हमारे इंडिया में क्या डेटा कोलेशन इतना सिग्निफिकेंट और अच्छा है कि हमें पता चल सके कि अगर कोई क्राइम सीन है, किसी का फुटप्रिंट, जैसे आपने कहा बहुत सारे होते हैं छोड़े, तो क्या वो हमें पता चल सकता है? देखिए, अगर हम इंडिया, क्योंकि बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड हम कंट्री है, नंबर 1 है विश्व में, हमारे पास फॉरेंसिक के हर पैरामीटर का डेटाबेस नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट का, तो जितने भी क्रिमिनल हैं उनका डेटाबेस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मेंटेन करता है। और ये लोग कितने टाइम से मेंटेन कर रहे हैं? कई सालों से सर, बहुत सालों से जितने लोगों के क्रिमिनल डेटाबेस है वो होते हैं। सो SCRB और NVRB तो क्रिमिनल डेटाबेस में एक्यूज्ड भी होते हैं कि कन्विक्टेड होते हैं? दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। एक्यूज्ड भी जो रहते हैं। पुलिस के पास अरेस्ट होते हैं और उनका डोजियर बनता है, उसमें फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करके SCRB
जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है एनसीआर में, उनको अपलोड करती है उस डेटा को। सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि डेटाबेस अगर फर्स्ट टाइम कोई क्राइम कर रहा है, फर्स्ट टाइम क्रिमिनल है, मैं इस जगह पे आया, मैंने कोई चीज़ की और अपने फिंगरप्रिंट छोड़ दिए, आप बीइंग अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट उस फिंगरप्रिंट को इकट्ठा कर लिए यहाँ से, लेकिन आपके पास डेटाबेस में फिंगरप्रिंट नहीं है बिल्कुल, जब तक मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। तो ये हमारे यहाँ एक अभी इस पे काम करने की है कि जो हमने डेटाबेस अपना फिंगरप्रिंट का कलेक्ट किया है, जिसको आधार के रूप में कलेक्ट किया है, क्या हम उसको फॉरेंसिकली इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। अभी जितनी भी न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह में देखा गया है, पढ़ा गया है कि आधार का डेटाबेस फॉरेंसिक कंपैरिजन के लिए फिट नहीं है। इज इट? यस। बट व्हाई? क्योंकि ये तो पूरा थंब इम्प्रेशन भी लेते हैं, आई का भी असेसमेंट होता है, तो व्हाई इज इट दैट? बायोमेट्रिक भी है सर, फिंगरप्रिंट भी लिया जाता है, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी है। हम सिम खरीदने जाते हैं तो हमारे फिंगरप्रिंट से हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, आधार वाला क्राइम में नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इसमें पार्ट देखना है कि ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो फॉरेंसिकली उन बायोमेट्रिक इमेजेस को नहीं कंपेयर करने के लिए उचित है, जो नहीं फिट बैठ पा रहा है, जो हमारे पास हमारा फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है इसका? रीजन एक ही हो सकता है कि जो इमेजेस कलेक्ट की गई है वो लो क्वालिटी की इमेजेस हो। फॉरेंसिक डेटाबेस में हमें हाई क्वालिटी की इमेजेस चाहिए होती है जो फिंगरप्रिंट कैप्चर किया। तो एक ये हो सकता है क्योंकि इसको पहले शायद उस नजरिए से लेके तैयार नहीं किया गया था, और शायद अगर फ्यूचर में हमारा डीएनए डेटाबेस आने वाला है तो उसमें शायद इन चीजों को ध्यान रखा क्योंकि जाए। आधार कार्ड मेरे ख्याल से 10-12 साल पुराना फिनोमिनन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांसमेंट नहीं था इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी जो हम कलेक्ट कर रहे थे, कि ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से गलती हुई है? मतलब बिकॉज दिस इज क्वाइट इंट्रीगिंग, आपने इतने करोड़ों लोगों का आपने आधार बनाया, आपने डेटा कलेक्ट करा, और वो डेटा अगर किसी काम का नहीं है तो पूरी एक्सरसाइज एक तरह से फ्यूटाइल है। सर देखिएगा, मेरी पर्सनल ओपिनियन माने तो शायद इसमें फॉरेंसिक के लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया, जो फिंगरप्रिंट के ब्यूरो के लोग हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। हमारा आधार डेटाबेस बहुत ही यूजफुल है, अगर हम सिर्फ फॉरेंसिक को हटा दें तो बाकी इन्फॉर्मेशन तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, हम उससे बायोमेट्रिक फीचर निकाल पा रहे हैं, उससे हम डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं, उससे हम हर जगह से जोड़ पा रहे हैं। नहीं, बट अगर वो बायोमेट्रिक को अगर हम एविडेंस या क्राइम सीन के उससे अगर हम कनेक्ट नहीं कर सके तो उस बायोमेट्रिक का, आई एम जस्ट थिंकिंग इन माई हेड, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? नहीं सर, ये बल्कि किया गया है और इसके लिए कई पिटीशन भी डली है और कई इंक्वायरी भी हुई है। और यूआईडी, अगर मुझे ठीक से याद है, यूआईडी के सीईओ या चेयरमैन ने बोला कि हमारा जो डेटाबेस है वो फॉरेंसिक के लिए फिट नहीं है। आई थिंक उन्होंने ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट या किसी हायर कोर्ट में दिया। सो देन इट मेक्स मी थिंक व्हाट वाज द रीजन ऑफ देम कमिंग आउट विद आधार कार्ड, बिकॉज यू हैड योर इलेक्शन कमीशन का आई कार्ड, जबकि ठीक है 18 से ऊपर होता था, पहले राशन कार्ड होता था। आई थॉट अब आपका, बट व्हाट वाज द नीड फॉर दिस अगर ये बायोमेट्रिक ही इसके अंदर अगर हम नहीं कर पा रहे हैं? सर नेशनल आईडी हमने लिया, हाँ राइट, नेशनल आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें हमने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट भी इकट्ठा किया। हमारा वो फिंगरप्रिंट रीडेबल है, लेकिन उस क्वालिटी के लिए रीडेबल नहीं है जो फॉरेंसिक के लिए चाहिए। फॉरेंसिक के पैरामीटर्स होते हैं। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि जब ये पैरामीटर बना तो इसको शायद हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन से नहीं जोड़ के हमने सोचा ही नहीं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियलाइज किया है क्या, एंड हैव दे टेकन एनी स्टेप्स के अब जो बन रहे हैं आधार कार्ड उसको हम कहीं ना कहीं आगे फॉरेंसिक के पर्सपेक्टिव से यूज कर सके? अभी तक तो सर ऐसा मेरी नॉलेज में अभी भी नहीं है, कोई भी ऐसा स्टेप्स नहीं है। डिस्पाइट टेक्नोलॉजी सेम सारी चीजें यूज हो रही हैं, डिस्पाइट कोर्ट में केस लोगों ने करा है या सीईओ को लिखा है, ऑल दोस थिंग्स, बट अभी भी गवर्नमेंट का कोई इस पे अभी भी कोई भी प्रोएक्टिव नहीं है। अगर इसमें नेशनल फिंगरप्रिंट ब्यूरो और आधार मिलके कुछ काम करें, मिलके कुछ सोल्यूशन निकाले कि अगर इमेज क्वालिटी लो है और उस इमेज क्वालिटी को कैसे इनहेंस किया सकता है। आज की डेट में एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या हमें कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो आई थिंक काम करने में कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। नॉट कि 100% रिजल्ट आएगा, लेकिन इस पे अगर दोनों एजेंसी मिलके काम करें तो जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट। बिकॉज माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड हैव बीन, हम फेशियल रिकग्निशन की कई बार बात करते हैं कि भाई आपने फेशियल रिकग्निशन को आपने कहीं कोई मान लीजिए सीसीटीवी में कैप्चर हुआ, फिर आपने जैसे मूवीज में भी देखते हैं आपने उसको फेशियल रिकग्निशन किया और कुछ टाइम बाद आपको पता चल गया ये आदमी है। तो आधार कार्ड से तो ये नहीं हो सकता, इसका मतलब है दूर दूर तक। सर ऑन अ वेरी लाइटर नोट, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी और हर जगह रील्स आती है
कि आपकी सबसे अच्छी फोटो आपकी इंस्टाग्राम की डीपी की होती है और सबसे खराब फोटो आपके आधार कार्ड की होती है। करेक्ट। तो वो आधार कार्ड की फोटो फेशियल कंपैरिजन के लिए अभी उतनी फिट नहीं है। कोई ऐसा कि क्योंकि देखिए हमारे पास जब क्वेरी आती है पुलिस एजेंसीज के थ्रू, अनआइडेंटिफाइड बॉडी होती है। अगर किसी पुलिस स्टेशन को अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलती है, वो बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो उसको पोस्टमार्टम के लिए गया। पोस्टमार्टम हाउस में उसके फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड किए गए और फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करने के बाद वो फिंगरप्रिंट फिट नहीं बैठ रहा है कि इसको हम आइडेंटिफाई कर पाए कि पर्सन है कौन। सो यानी कि वो हमारा डेटाबेस फिट नहीं है अभी कंपैरिजन के लिए, और फेशियल के लिए भी नहीं होगा। इसीलिए आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि डिफरेंट सीसीटीवी इमेजेस को इंटीग्रेट करके और उनसे फाइंडिंग करके सैफ अली खान वाले केस में एक पर्सन को आइडेंटिफाई किया गया, उसकी मूवमेंट को थ्रू सीसीटीवी। सो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी को अगर हम ठीक तरीके से यूज करें तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ऑल्दो चैलेंजेस बहुत होंगे सर, चैलेंजेस को आउटकम करने के लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं और जो आधार है, क्योंकि आधार जो आपका यूआईडी है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है, वो दोनों अलग अलग हैं पार्ट। क्योंकि मुझे ये सुन के बड़ा दुख हो रहा है, बट अच्छा है कि आपने ये चीज़ें आपने बताई, क्योंकि मैंने अभी देखा है 11,385 करोड़ रुपीस हैज बीन स्पेंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन आधार कार्ड। राइट सर। 11,385 करोड़ हमने खर्चा करा, और उस आधार कार्ड का मैं कहूँगा बड़ा कॉजी एडवांटेज है कि भाई एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एडवांटेज है जी, राइट, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हर मेजर का तो वैसे जो इलेक्शन कमीशन कार्ड तो होता ही है, माइनर्स के आपके नहीं होते ठीक है, पर माइनर्स के लिए आपको इतना शायद चाहिए भी नहीं था। तो आपने इतना पैसा खर्चा किया और आपने इतनी बेसिक सी चीज़ नहीं सोची। जैसे आपने कहा शायद ये फॉरेंसिक वालों को इन्होंने उस टाइम नहीं लूप में नहीं लिया होगा। मेरा यही मानना है कि अगर इस डेटाबेस को हम फॉरेंसिकली अगर इसको उस पर्पस से इकट्ठा करते हैं, जैसे अभी डीएनए डेटाबेस की हम बात करते हैं, तो डीएनए डेटाबेस जब भी बनेगा, कलेक्ट होगा, डीएनए बिल जब हमारा एक्टिव होगा, तो उस कंडीशन में डीएनए सैंपल जो कलेक्ट किए जाएंगे वो उस पर्पस से किए जाएंगे कि इस पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया जाए। क्राइम सीन से कोई भी अगर ब्लड वगैरह मिलता है तो अब फॉरेंसिक को उसमें इंपॉर्टेंस देकर। तो ये आप थोड़ा डीएनए डेटाबेस के बारे में प्लीज बताइए। सर, जो डीएनए डेटाबेस अभी आया नहीं है, लेकिन ये लोग कलेक्ट कैसे करेंगे, क्या होगा इसका, थोड़ा ये बताइए। कलेक्ट करने की जो स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है उसी से कलेक्ट करेंगे, एफटीए कार्ड पे करेंगे या ब्लड सैंपल को ड्राई कार्ड पे करेंगे। जो भी किट्स हैं, अवेलेबल किट्स हैं, जो लाइक वर्ल्ड स्टैंडर्ड अवेलेबल किट है, जो आपने बताया कि यूएस में डेटाबेस होता है, तो वो एजेंसीज को हम कंसल्ट करेंगे और उस एजेंसी के थ्रू ही उनको करेंगे, ताकि वो मल्टीपल ईयर्स तक, ऐसा नहीं है कि हमने आज कलेक्ट किया कल उसके अंदर फंगस लग गया और ड्राई ब्लड ही कलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। अगर हम स्वैब भी कलेक्ट करते हैं या ब्लड सैंपल भी कलेक्ट करते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करके रखा जाएगा और उनकी सीक्वेंसिंग करके सॉफ्टवेयर में रखी जाएगी कि कल को अगर मुझे क्राइम सीन से ब्लड मिलता है तो मेरे ब्लड से आइडेंटिफाई हो जाए कि ये रंजीत का ब्लड है। वंडरफुल। वो चीज अभी मुझे लग रहा है कि जब डेटाबेस बनेगा तो इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि आधार के बेस में हम मार खाए, अगर कोई बॉडी मिलती है जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, अगर उसका हम फिंगरप्रिंट ले लेते हैं और वो फिंगरप्रिंट से आधार से अगर मैच हो जाता है, हम फिंगरप्रिंट से जब सिम खरीदने जाते हैं अपना फिंगरप्रिंट देते हैं ना, हमारी सारी डिटेल आ जाती है, मीन्स उसके कुछ बायोसेंसर है जो काम कर रहे हैं, लिविंग बॉडी में काम कर रहे हैं, लेकिन वो डेड बॉडी में नहीं काम कर रहे हैं। करेक्ट। वो कार्ड में जो हम फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर रहे हैं उससे काम नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो फीचर्स हमने नहीं इंटीग्रेट किए होंगे, बट आई थिंक उसमें कुछ काम किया जा सकता है बाय इंक्लूडिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो यूएस और यूके में क्या ये डीएनए डेटाबेस उन्होंने कोलेट कर लिया है कि वहाँ पे भी नहीं हुआ अभी? सर, जहाँ तक अभी मेरी इंफॉर्मेशन है, डीएनए डेटाबेस की मैं श्योरिटी नहीं कह सकता, क्योंकि उन दोनों कंट्री में मूविंग वो जो है सिटीजन्स बहुत ज़्यादा है। सो यूके यूएस में डेटाबेस डीएनए है कि नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कि फुल्ली है कि नहीं है। कुछ लोगों का तो है डेटाबेस, लेकिन फुल्ली है। जैसे हम डेंटल रिकॉर्ड की बात करते हैं तो यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे डेंटिस्ट डेंटल रिकॉर्ड को करते हैं। तो जब कोई भी साइट डिजास्टर हो जाती है, सो डिजास्टर साइट पे हम उस डेटाबेस के डेंटल रिकॉर्ड के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो डीएनए डेटाबेस की मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो दिस मेक्स मी वंडर, हमारी 140 करोड़ की अगर हमने आधार कार्ड, मुझे जो समझ आ रहा है, अगर हमने वो ठीक से कलेक्ट नहीं करा तो डीएनए डेटाबेस हम कहाँ से कलेक्ट कर पाएंगे? नहीं करेंगे सर,
क्योंकि देखिए अभी क्या है कि नया कानून फॉरेंसिक पे बहुत फोकस कर रहा है, और इवन हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी फॉरेंसिक पे बहुत फोकस कर रही है। उन्होंने 2020 में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस नेशनल फॉरेंसिक साइंस ओपन किया, जिसके ऑलमोस्ट 10 ब्रांचेस ऑपरेटिंग है, और फ्यूचर में भी 8-9 और तो ये कैसे फोकस कर रहे हैं? जैसे आपने कहा कि लॉ फोकस कर रहा है, इसका थोड़ा प्लीज बताएं कैसे फोकस कर रहे हैं ये, ऐसे क्या इंप्रूवमेंट्स क्या लेके आ रहे हैं ये लोग? सर देखिए, पहले फॉरेंसिक क्या था, वॉलंटरी था। आप बीइंग ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अगर आप चाहते हैं क्राइम सीन पे गए और आपको लगता है कि ये ब्लड मुझे उठा लेना चाहिए, तो ऐसे ही आपने उठा लिया। जब मैं खुद अपना विटनेस है सर कि ऐसे ही खुरपी से उठा लिया ब्लड बिना किसी साइंटिफिक कलेक्शन के। अब नए कानून के तरह एक तो ये जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं इनको प्रॉपर फॉरेंसिक की ट्रेनिंग दी जा रही है, पहली चीज। पर मैं एक चीज यहाँ काटना चाहूंगा आपको, पॉलीग्राफ और नार्को जो टेस्ट होता है उसको कोर्ट नहीं मानती। कोर्ट कहती है कि आप उसको यूज कर सकते हो टू कलेक्ट एविडेंस, कि अगर वो आदमी कुछ बता पाए नार्को के थ्रू तो आपको, या वो सच झूठ आपको पॉलीग्राफ के थ्रू, बट वो जो कह रहा है, अगर वो ये भी कह रहा है कि उसने खून किया फॉर एग्जाम्पल, वो उसका कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। बट अगर वो आपको ये बता देगा कि वेपन क्या था, किस वेपन से किया, या वो वेपन क्या रखा हुआ था, वो एडमिसिबल है। इज दैट राइट? यस सर। सो जो हम बात करते हैं एडमिसिबिलिटी और नॉन एडमिसिबिलिटी की, पॉलीग्राफ को, लाई डिटेक्शन को अभी भी एज ए इन्वेस्टिगेटिव टूल्स यूज किया जा रहा है। उससे हमें हेल्प मिलती है कि अगर कोई पर्सन बता रहा है कि ये वेपन कहाँ पे, हम वेपन को रिकवर किया, उस वेपन के ऊपर से फिजिकल एविडेंस, बायोलॉजिकल एविडेंस, ब्लड कलेक्ट किया, उस ब्लड से हमने आइडेंटिफाई किया कि ये पर्सन का डीएनए मैच हो रहा है। सो वो एज ए इन्वेस्टिगेटिव टूल्स कन्फेशन की तरह नहीं हो गया। सर पॉलीग्राफ से हम सच नहीं पता करते। You're right. It's called lie detection. Correct. हम लाई को डिटेक्ट करते हैं, कोई झूठ बोल रहा है कि नहीं। करेक्ट। पॉलीग्राफ सच क्या है ये नहीं पता। पॉलीग्राफ में मैं बता दूं दर्शकों को, हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं, पल्स मॉनिटर करते हैं, सवाल पूछते हैं, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है जहां पे हमें पता चलता है कि ठीक है ये आदमी कहाँ सच बोल रहा है, कहाँ झूठ नहीं बोल रहा है, पर उसका वो भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, ये मैं मान गया पॉलीग्राफ में। पर नार्को के अंदर, नार्को जैसी चीज में जहां आपने एक तरह से आदमी को सिडेट कर दिया, अब उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है, और वो अगर आपको पूरा क्राइम सीन क्रिएट कर रहा है कि मैंने ऐसे मारा, मैंने ये किया, बट वो आपको एविडेंस मान लो नहीं आपको मिल रहा है, या उसने किसी का बोल दिया, मैंने वो एविडेंस वहां पे रखा, नाले में छोड़ा, और वो अब एविडेंस नाले में नहीं है, तो वो तो नार्को टेस्ट आपका कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। सर देखिए, उसको नार्को कब कराया जाता है? कोर्ट की एक तो परमिशन के थ्रू। एग्जैक्टली। और नहीं, कोर्ट के साथ साथ उसकी कंसेंट भी होनी चाहिए, am I right? पूरा एक सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की जो जजमेंट है उसको फॉलो किया जाता है, और उस कंडीशन में अगर व्यक्ति किसी भी चीज को कोरिलेट कर रहा है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसको रिकवर नहीं कर पा रही है, तो इट मीन्स कि उसके साथ कोई और भी इन्वॉल्व है, या वो अपना सिर्फ फर्स्ट फेज बता पा रहा है, बाद का डिस्ट्रक्शन वाला फेज वो नहीं बता पा रहा है, राइट? सो उस कंडीशन में अगर हम रिकवर कर पाते हैं तो हमारी नार्को की फाइंडिंग एज ए कोरोबरेटिव एविडेंस एडमिसिबल होगी। एक होता है डायरेक्ट एविडेंस। तो नार्को एंड पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्शन, ये अभी LVA भी है, या बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, माइक्रो एक्सप्रेशन एनालिसिस है, जिससे कि हम ये तो पता लगा सकते हैं कि पर्सन सच बता रहा है या नहीं बता रहा है, पीछे झूठ बोल रहा है, इतना तो हम आइडेंटिफाई करते हैं। पर आपने कहीं ना कहीं उसको वो लीवरेज नहीं दे दी कोर्ट ने। डू यू पर्सनली एग्री एज एन फॉरेंसिक एक्सपर्ट कि क्या एक एक्यूज या जिसके ऊपर शक हो रहा है उसका पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट करने के लिए पहले क्या उसकी परमिशन लेनी चाहिए, कि अगर एजेंसी को लगता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है तो उसकी परमिशन के बिना ही होना चाहिए? दूसरी चीज़ है कि क्या वो बोल रहा है, अगर वेपन ना भी मिले पर वो बोल रहा है और उसमें वो पूरा सर्कमस्टांसेस बता रहा है, डिटेलिंग बता रहा है, तो क्या उसका बयान रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए? व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन? आई नो व्हाट लॉर्ड्स लॉ सेज, वो ठीक है, बट व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन? कंसेंट क्यों ली जाती है? कंसेंट ये क्या है कि हम पॉलीग्राफ नार्को किस लिए करते हैं? इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये तो कोर्ट ने बोला है। नहीं, हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसलिए हम किसी को भी लेकर के उसको कोई भी ड्रग नहीं वो कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते, कोई किसी भी तरह के हम उसके ऊपर टेस्ट नहीं कर सकते अंटिल अनलेस हम कोर्ट की परमिशन ना लें। एग्जैक्टली। अब बात आती है कि मेरी पर्सनल राय की। सो इन्वेस्टिगेशन के लिए सर हम पुलिस
आप लोग जो हर बार हम लोग सोचते हैं 3rd डिग्री, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ, तो हम जानते हैं घर में मेरे बहुत सारे लोग पुलिस के हैं। सो पुलिस को हमेशा बोला जाता है कि पुलिस जबरदस्ती कराई जाती है। अगर यही बात एक साइंटिफिक एक्सपर्ट के साथ भी बोली जाए कि इन्होंने ये जबरदस्ती रिकॉर्ड कर लिया, मैंने तो कंसेंट ही नहीं दिया था। तो इसीलिए ये सारी चीजें नहीं तो कल को वो आदमी ये भी कह सकता है कंसेंट तो मैंने दिया नहीं था, ये कंसेंट इन्होंने जबरदस्ती करवा दिया, कर लिया। तो ये तो फिर अनएंडिंग हो जाएगा। हाँ, ये तो फिर अनएंडिंग हो जाएगा। इसीलिए कोर्ट के पास भी अपनी पावर होती है कि अगर कोई पर्सन नहीं दे रहा है, डिनाई कर रहा है, जैसे बहुत सारे केसेस में आपने देखे होंगे वॉइस सैंपल देने से लोग मना कर देते थे। अब कोर्ट ने उसको बोला कि नहीं, आपको कंपल्सरी है टू हेल्प इन द इन्वेस्टिगेशन, यू हैव टू कोऑपरेट। फोर्सफुली नहीं ले रहे हैं, बट टू हेल्प इन द इन्वेस्टिगेशन, अदरवाइज हम इसको एज ए एडवर्स ले सकते हैं। कोर्ट कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप किसी भी चीज को नहीं एडवर्स तो ले सकते हैं, पर फिर भी वो एक कंक्लूसिव एविडेंस तो नहीं मिला। नहीं, वो तो अभी भी नहीं मिल रहा है सर, नार्को से भी हमें कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल रहा है, एक कोरोबोरेटिव। लेकिन उससे हम बहुत सारी चीजें, जैसे आप जितने भी फेमस केसेस जिनमें नार्को टेस्ट हुआ, उनमें पुलिस के पास पहले कुछ एविडेंस थे। उन एविडेंस को फुल प्रूफ करने के लिए कि कुछ हमें और मिल जाए, कोर्ट ने परमिशन दिया कि हाँ आप नार्को टेस्ट कर लीजिए। कोर्ट ने जबरदस्ती तो किसी पर्सन को आप नार्को पे नहीं बिठा सकते, और उसके लिए पूरी एक कोर्ट ने पूरी गाइडलाइंस दी है। दिस इज द सैडेस्ट पार्ट कि भाई एक तरफ मैं मानता हूं कन्फेशन किसी ने किया नार्को में, ठीक है, कन्फेशन उसने किया, उसने पूरा बताया क्या क्या हुआ डिटेल में, राइट, उसको हम एज एन एविडेंस नहीं देख रहे हैं, राइट, क्यों? क्योंकि हमें उसके अंदर एविडेंस, जो वेपन है वो नहीं मिला, या जहां उसने छुपाया था वहां से गायब हो गया। तो सवाल ये है कि एविडेंस होते हुए भी, दिस रिमाइंड्स मी, तो कोर्ट जैसे कहता है कि आपका मोबाइल फोन, मैंने मान लीजिए आपने मेरा मोबाइल फोन लिया और उसके अंदर आपको कोई ऐसा एविडेंस दिखा मेरे बारे में कि मैं चोरी कर रहा हूँ या मैं किसी को मार रहा हूँ, मैंने किसी को स्टैब किया, तो वो आपका आ जाता है राइट ऑफ प्राइवेसी में कई बार, कि वो कोर्ट कहेगा जी हम तो मानते नहीं क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेसी है। ये राइट ऑफ प्राइवेसी भी बाहर से आया है कॉन्सेप्ट कि भाई आपका, इसलिए अगर आप देखेंगे बड़े मैरिटल डिस्प्यूट्स में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल भी होता है तो वो राइट ऑफ प्राइवेसी के अंदर आप नहीं पकड़ पाते। अब इसका कॉन्ट्ररी आप देखिए, अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं एक आदमी दूसरे आदमी को गोली मार रहा है और मैंने अपने कैमरा पे रिकॉर्ड कर लिया, या तो अब क्या वो राइट ऑफ प्राइवेसी नहीं है कि भाई मैं दो लोगों के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं? तो इसमें बहुत विरोधाभास है, बहुत पैराडॉक्स है। मैं इसलिए बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने एक वेब सीरीज बनाई है ब्लैक जस्टिस, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर हमने इसलिए बात करी है कि रिफॉर्म्स हमारी जुडिशरी में होने चाहिए। साइंस के ज़माने में ये कई बार मुझे लगता है जुडिशरी और जजेस बहुत पीछे सोचते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनकी उम्र बहुत हो गई है, ये हम लोग जैसे या हमारी यंगर जनरेशन जैसे शायद नहीं सोच सकते। योर टेक ऑन इट। सर बिल्कुल, राइट ऑफ प्राइवेसी की बात करते हैं तो बाहर से आया हुआ कॉन्सेप्ट है, इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि पहले के ज़माने में हम बच्चे से भी कोई भी चीज़ लाओ दिखाओ अपनी चीज़, आज हम नहीं मांग सकते हैं, राइट। जहाँ तक बात है कि एक कोई मर्डर कर रहा है और आप शूट कर सकते हैं नहीं कर सकते, मैंने आज ही अपने इंस्टाग्राम पे एक जज साहब की आर्ग्यूमेंट शेयर किया है। जज ने, दो एडवोकेट का आर्ग्यूमेंट था, देयर वाज सम पीआई हु इज डूइंग सम काइंड ऑफ करप्शन। तो वो जज साहब ने बोला कि किस लॉ के अंदर, किस प्रोविजन के अंदर, किस गवर्नमेंट रेगुलेटरी के अंदर ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये बताइए। इलीगली रिकॉर्ड किया हुआ है, जजमेंट भी है सर उमेद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कि अगर कोई भी एविडेंस आपने इलीगली भी कैप्चर किया हुआ है लेकिन वो केस को सॉल्व कर रहा है तो वो एडमिसिबल होगा, राइट ऑफ प्राइवेसी नहीं। तो अब आप देखिए कितना पैराडॉक्स है, अगर आपने किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए पकड़ लिया तो वो राइट ऑफ प्राइवेसी में आ गया, और अगर आपने किसी और चीज में कर लिया, कोई मर्डर जैसे कोई बड़े क्राइम में, तो वो राइट ऑफ प्राइवेसी से रिगल आउट हो जाता है। नहीं सर, मैं इसमें थोड़ा सा, मैंने खुद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक ओपिनियन दी हुई है जिसमें एक हस्बैंड ने हिडन कैमरा अपने घर में लगाया और उससे अपने वाइफ के एक्ट को रिकॉर्ड किया विद कलीग, और उसकी ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट ने मेरी उसकी की है एविडेंस को और मेरी रिपोर्ट को एडमिसिबल माना, और उसमें कस्टडी जो है फादर को दी गई है। तो कोर्ट ने देखती है कि ये चीज कैसे रिकॉर्ड की गई और इसकी वैल्यू क्या है। अच्छा, मान लीजिए अब ये वाला केस आप ही का मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूं कि हस्बैंड को वो रिकॉर्डिंग मिलती है उसके वाइफ के फोन से किसी के साथ, राइट, जी, पर वो किसके फोन पे?
वाइफ के फ़ोन पे है, हस्बैंड ने उसका पासपोर्ट तोड़ा और उसने उस चीज़ को अपने पास ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या ये भी कोर्ट एडमिट करेगी? यस सर, सेम केस में इसमें जो लेटर था और कॉम्प्रोमाइज फोटोग्राफ्स थी वो वाइफ के ईमेल से ही रिकवर किया था हस्बैंड ने, और ये जो एडमिसिबल माना। कोई भी चीज देखिए, एविडेंस क्या है, एविडेंस जो प्रेजेंस है वो आपके पास है, मेरे पास है, आप उसको प्रोक्योर कैसे कर रहे हैं और उसका आप यूज कैसे कर रहे हैं। वही वीडियो आप अगर करके सेल कर रहे हैं, राइट, अगर वही पॉर्न या कॉम्प्रोमाइज वीडियो में आप किसी उसको एज अ सेल कर रहे हैं तो आप उसमें क्रिमिनल हो जाएंगे। लेकिन आप अपने आप को सही साबित करने के लिए उस चीज को कर रहे हैं तो कोर्ट का व्यू डिफरेंट होता है। सो राइट ऑफ प्राइवेसी की जो हम बात करते हैं कि हम किस चीज को किस लिए एक्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम किसी के घर, जैसे आप देखिए हम हर मॉल में हर उसमें बात करते हैं कि हिडन कैमरा लगा हुआ है, होटल्स में बात करते हैं, राइट। तो इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट भी डालते हैं डिजिटल सैनिटाइज रूम, कि अगर आप जाते हैं तो यू चेक आइदर योर रूम इज डिजिटली सैनिटाइज और नॉट। सो उस कंडीशन में वहाँ राइट ऑफ प्राइवेसी कर रहे हैं क्योंकि यू आर नॉट कंसर्न पार्टी, आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, either you are selling a cloth pieces or you are giving a room on the rent, but you do not have right to record। लेकिन वही हस्बैंड अगर उस एविडेंस को कलेक्ट कर रहा है क्योंकि उसको डाउट है और उसको प्रूफ कोर्ट में कैसे प्रूफ करेगा सर, उसको कोई कहने का। पर आपके केस में ये एविडेंस वाला जो रिकॉर्डिंग है, कितने साल लग गए उस चीज को सरफेस होते हुए कोर्ट के अंदर? पहले दिन तो नहीं हुआ होगा ये चीज? नहीं सर, तो देखिए कोर्ट का ट्रायल का प्रोसेस, तो वो ट्रायल में कितना टाइम लग गया? सर अगर मुझे ठीक से याद है तो 4 से 5 साल। 4 से 5 साल, जबकि एविडेंस डे 1 से था। एविडेंस डे 1 से था, फिर भी 4-5 साल कोर्ट को ये देखने में लग गया। सर ये तो बहुत छोटा क्राइम है क्योंकि कोर्ट का प्रोसीजर है, आप निर्भया जैसे केस को देख लीजिए, उससे हीनियस क्राइम तो और कुछ नहीं हो सकता जिसमें एविडेंस, विटनेस सब कुछ सामने था, उसमें भी लगा सर। सो हमारे प्रोसीजर्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं, कानून का जो एक प्रक्रिया है उस पर मेरा फिर सवाल ये है, फॉरेंसिक साइंस के ज़माने में हमने इतने स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स क्यों बनाए हैं? वो टाइम अलग था, 80s का, 90s के प्रोसीजर्स या 70s के प्रोसीजर्स। हम आज के टाइम में, जहाँ पे उस टाइम तो शायद फिंगरप्रिंट तक बात होती थी, आज के टाइम में इतनी एडवांसमेंट के बाद हम उस चीज़, वाई आर वी नॉट मूविंग विद दैट पेस? सर देखिए, हमारा फॉरेंसिक एविडेंस हमने कलेक्ट किया, हमने जांच किया, जांच करके हमने अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 स्टेट पे फाइन किया है कि आप अपनी वैकेंसी फुल कीजिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की कमी है, पेंडेंसी ऑफ केसेस है, कई स्टेट में 3-3, 4-4, 5-5 साल पुराने केसेस पेंडिंग है, राइट। तो पेंडेंसी है, ऐसा नहीं है कि आज आपने पुलिस ने एविडेंस दिया, कल फॉरेंसिक लैब ने रिपोर्ट दी। हाँ, तो ये कितना टाइम लगता है? दैट आई वाज कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज कि कितना टाइम लगता है फॉरेंसिक? अगर जांच करने का समय देखा जाए तो एविडेंस खुलने के बाद जांच करने तक विद इन वीक रिजल्ट आ जाता है, मतलब 7 दिन लगते हैं, 7 दिन मैक्सिमम। किसी भी एविडेंस को अगर देखा जाए तो अच्छे से अगर जांच की जाए तो 7 दिन के अंदर, 4 दिन 5 दिन के अंदर हम उसका कंक्लूडिव रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन वो नंबर आने में बहुत टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है सर? किसी स्टेट की लैब में 4-4, 5-5 साल पुराने हैं, 4-4, 5-5 साल। कुछ साल पहले की अगर बात बनाओ, किसी स्टेट में 10 साल पुराने केसेस थे। मैं आपको स्टेट ने फाइन किया कि आप क्यों नहीं दे रहे हो, बताइए। और उसमें जो केसेस रिलेटेड उनको फास्ट करिए, बाकी केसेस को अगर हाई कोर्ट की प्रायोरिटी है तो उनको फास्ट कीजिए। प्रायोरिटी के लिए उसका रीजन ये है सर, हमारे पास मैन पावर नहीं है। फॉरेंसिक लैब की अभी भी 50% से ज़्यादा वैकेंसीज खाली है जो परमानेंट वैकेंसीज है। और ये तो है कि जब हमारे ये वैकेंसी कब की, जो पुरानी है, जहाँ क्राइम कम था, अब नंबर, एग्जिबिट, एविडेंस उससे 10 टाइम्स ज़्यादा कलेक्ट हो रहे हैं, पर मैन पावर नहीं है। जब एनालिसिस ही नहीं होगी तो रिपोर्ट ही नहीं पहुंचेगी कोर्ट में। कोर्ट में रिपोर्ट पहुंचते 2-3 साल लग गए, राइट, या 2 महीने बाद भी लग गए। 2 महीने बाद भी अगर रिपोर्ट पहुंचती है तो ट्रायल एज अ विटनेस मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में भी बहुत समय लगता है, एडवोकेट दे लेते हैं कभी। See, that is what it is के why are we so slow? That is the unfortunate। क्योंकि इससे मुझे याद आया, एक मेरा अपना, मेरे नाना जी का एक फार्म हाउस का केस था, राइट। वहाँ पे उनके सिग्नेचर्स फोर्ज करे गए थे। फॉरेंसिक ने बोला ये सिग्नेचर्स फोर्ज्ड है, और उस टाइम प्रॉपर्टी किसी बैंक के पास मॉर्गेज थी, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम स्टिल द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड टू सम अदर पार्टी बाय समवन एल्स, राइट। इनको पता भी नहीं, और ये भी फॉरेंसिकली प्रूव हो गया कि इनके सिग्नेचर्स फोर्ज्ड है।
बट फिर वो इनका आ गया 12 साल का लिमिटेशन पीरियड। सर फिर भी सही हो गया, 12 साल में हो गया, सॉरी नहीं 12 साल में नहीं हुआ, वो कोर्ट ने फिर रिजेक्ट कर दिया केस, जी डिसमिस कर दिया। क्यों? क्योंकि आप 12 साल के बाद आ रहे हो। तो मेरा मतलब है मॉर्गेज का एविडेंस है, बैंक के पास है, फॉरेंसिक ने कह दिया सिग्नेचर्स फोर्ज्ड हैं, द मैन एक्सपायर्ड, राइट। बट कोर्ट ने तो जिसने ये सब फोर्जरी करी उसके पास आज वो फार्म हाउस पड़ा हुआ है महरौली में। जी तो खैर ये बहुत सारी बातें हैं जो मेरे हिसाब से साइंस के ज़माने में हम उस लेवल पे हमारी गवर्नमेंट नहीं चल रही। जैसे आपने आधार कार्ड का भी एग्जांपल दिया, जहाँ पे हम बहुत पीछे, जहाँ 11-11.5 करोड़ खर्चने के बाद भी इफ़ द रिजल्ट इज़ अ डैम स्क्विब, जहाँ पे हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्राइम किसी को पकड़ने के पर्सपेक्टिव से, सो विच इज़ रियली सैड। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन, जो आपने कहा जैसे होटल रूम वगैरह में आदमी जाए तो स्क्रीनिंग कैसे करे कि कहीं पे कुछ लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, कैसे आप थोड़ा हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं। बहुत सारे IR रेड लाइट से आप अपने लाइट को सारी बंद करके अपने कैमरा को मूव कर सकते हैं, ओपन कैमरा से वहाँ से ब्लिंकिंग आ जाएगी। छोटी डिवाइसेस भी आते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है, तो उससे पता लग सकती हैं। पर्टिकुलरली आप ऐसी डिवाइसेस वहाँ मिलेंगी जहाँ पे पावर सप्लाई है, क्योंकि बैटरी उसकी लाइफ कम होती है और कई बार नहीं पता है कि किस रूम में कौन रुकेगा, कौन चीज़ करनी चाहिए उनको। तो इसके लिए पावर सप्लाई के बटन्स को देखिए, वहाँ पे वो सारी चीज़ों से प्रिकॉशनरी व्यू आप ले करके पता कर सकते हैं कि कोई इसके अंदर है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जब भी ऐसे किसी स्टे करें तो वहाँ के रिव्यू देखें, कोई केस स्टडी सर्च करें कि इसमें कोई MMS लीक की केस स्टडी है कि नहीं, क्योंकि आज की डेट में सर वेब पे सब कुछ है। मतलब लाइक अगर कुछ भी कर रहे हैं, अगर मैं एक पोस्ट कर रहा हूँ, मैं सोचूंगा मैंने डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया, तो नहीं, वो जिनका चिराग निकल चुका है वो जिन में अंदर नहीं आएगा। सो उस एविडेंस को हम किस तरह से देखते हैं बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए लाइक विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों से बच सके। तो नॉर्मली अगर एक रूम को हमने स्कैन करना हो कि यहाँ पे कोई बग तो नहीं लगा हुआ, या वॉशरूम में कितना टाइम लगना चाहिए आपके हिसाब से? बग कई तरह के होते हैं, ऑडियो रिकॉर्डर है, वीडियो रिकॉर्डर है, राइट, आपका डिवाइसेस। तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर तो जब आप कैमरा से करते हैं वो भी पता चल जाए, वो तो नहीं पता चलेगा। ऑडियो रिकॉर्डर के लिए हमें अलग तरह की डिवाइसेस यूज करनी पड़ती हैं, जो बड़ी हाई कॉस्ट डिवाइसेस होती है, और उसमें हम लोग करते हैं कई, जैसे किसी CEO का रूम अगर स्कैन करना हो, या किसी एजेंसीज का जहाँ पे कि डेटा बोर्ड रूम है, उसको उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे ये ऑडियो डिवाइसेस होते हैं, ये कहाँ पे नॉर्मली लगाते हैं ये लोग? जहाँ पे जैसे अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा एक बहुत फेमस न्यूज चैनल था और एक बहुत बड़ी स्टील की कंपनी थी, हाँ। तो उन दोनों के बीच का, तो वहाँ पे यहाँ पे नीचे लगा दिया। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए, मैं तो नॉर्मली आके बैठा हूँ आपके साथ, यहाँ तो चलिए हम रिकॉर्ड कर ही रहे ऑडियो, लेकिन अगर नॉर्मल भी बात करें हम कोई चीज़ और नीचे लगी है तो मैं आकर के नहीं देखूंगा कि इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड। इसमें एक और चीज़, अगर किसी ने, आप होटल में जाते हैं, पूरा बेड के नीचे से उसके सेंटर में लगाया हो तो आपको नहीं पता चल सकता? नहीं पता लगेगा। अब उसमें वहाँ पे ये भी देखना है कि ऑडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्डर कैसा है, क्या वो सराउंडिंग साउंड को रिकॉर्ड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। और यूजुअली ऐसी चीज़ें होती हैं जो जहाँ पे बैठना होता है, क्योंकि उनको डायरेक्ट एविडेंस चाहिए। पर्टिकुलरली जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट करते हैं, उनको डायरेक्ट चाहिए कि वॉइस क्लियर हो, उसको इनहेंस ना करना पड़े, तो उस कंडीशन में नियर बाई लगाते हैं। बहुत सारे लोग पेन लगा के आते हैं, बटन के कैमरा से, मतलब घड़ी में है, चेन में है, लॉकेट में है, पेंडेंट में, हजारों तरह की चीज़ें हैं। सो एक तो हो गया कि पर्सन कोई आपका रिकॉर्ड कर रहा है तो उसको पता करना, आप विजिलेंट रहेंगे, आपको डाउट होगा थोड़ा सा, तब जाके उस चीज़ों को आप पता कर सकते हैं। क्योंकि जैसे लोग आज की डेट में वो एयरबिन के थ्रू रूम्स रेंट करते हैं, होटल्स में जाते हैं, तो वहाँ पे अगर उनको कोई विजुअल कैप्चरिंग डिवाइस हो, वो कितने टाइम में आदमी स्कैन कर सकता है? 5-10 मिनट में? वो तो 5-10 मिनट लगेगा में, हाँ। पर जहाँ तक ऑडियो है वो नहीं पता चल सकता। ऑडियो ऐसी जगहों पे सर ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती। ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है जहाँ कोई कॉर्पोरेट मीटिंग हो रही हो, जहाँ कोई डील हो रही हो, जहाँ से मुझे ऑडियो एविडेंसेस चाहिए कि आपकी मेरी क्या बातचीत हुई है। वो जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो के केसेस होते हैं जहाँ ब्राइब लिए जाते हैं, तो ब्राइब ऑफिसर्स को जब देना हो तो उसकी बातों को रिकॉर्ड किया कि मेरा काम कर दो, मेरी ज़मीन पास कर दो, मेरा पेट्रोल पंप पास कर दो, तुमको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो वो एविडेंस ऑडियो एविडेंस होते हैं। और फिर ये तो हो गया प्री ट्रैप। पोस्ट ट्रैप में वो सारी चीज़ें पैसा देते समय वो ऑडियो रिकॉर्ड की जाती है, और फिर उनके मतलब करेंसी के ऊपर केमिकल लगा करके उसकी फिनोल्फथालीन टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से
ये सारी चीज़ें एक्टिविटी होती है। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग जनरली होटल्स वगैरह में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई एविडेंस पर्टिकुलरली करते क्यों है, इसका रीजन इस काइंड ऑफ लाइक वर्स्ट बिजनेस में बोलूंगा। उन रिकॉर्डेड वीडियो को, उन एमएमएस को किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे वो सेल करते हैं। ऑडियो का क्या करेंगे? ऑडियो का क्या करेंगे? हाँ, उसका तो कोई खास यूज नहीं है। ऑडियो तो आज की डेट में सर जनरेट कर सकते हैं। हाँ। जो भी बोलना अपनी वॉइस में बोल के एआई मॉड्यूलेट कर लीजिए। करेक्ट। तो जो भी कंटेंट, अगर आपको कोई लिक्रेटिव कंटेंट ऑडियो के फॉर्म में डालना है, राइट, तो आप खुद भी बोल सकते हैं, उसको मॉड्यूलेशन चेंज कर लीजिए। वीडियो में होता है कि विजुअल है, तो विजुअल को सेल करने के लिए करते हैं। कुछ लोग अपने आप मुझसे बेटर जानते हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ों को फुलफिल करने के लिए ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ। आज की डेट में बहुत बात हो रही है कि कंसेंशुअल सेक्स वर्सेस रेप, कि किसी ने कंसेंशुअल सेक्स किया, फिर उसने आदमी पे कर दिया कि इसने तो मेरा रेप किया। फॉरेंसिकली क्या ये प्रूव हो सकता है कि ये रेप है कि कंसेंशुअल सेक्स है? क्योंकि अब तो कोर्ट ये भी कंसिडर कर रहा है कि हस्बैंड वाइफ के केस में भी अगर वाइफ कहे कि इससे मेरा रेप किया है, तो वो शायद कोर्ट मानेगा या उसको कंसिडर करेगा सीरियसली। हाँ, सीरियसली कंसीडर करने की बात चल रही है। अभी तक मैराइटल रेप के ऊपर अभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है मेरी इन्फॉर्मेशन। राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो केसेस आ रहे हैं, रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, और वहां पे उनके रिलेशनशिप बन रहे हैं, कंसेंसुअल बन रहे हैं, या फिर वो फोर्सफुली हो रहा है, कैसे किसी को डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ, जहां पे हम दो पार्टनर कई दिनों तक रह रहे हैं, कई सालों से रिलेशनशिप में हैं, तो वहां भी पता करना मुश्किल है। लेकिन हम फ्रेंडशिप में हैं, फर्स्ट टाइम गए किसी ऐसी जगह पे जहां हम मौका मिल रहा है, तो ए और बी ने अगर लड़के ने फोर्सफुली करना चाहा और लड़की ने विरोध किया, तो इंजरीज आएंगी। इंजरीज मार्क के फॉरेंसिकली उसकी एग्जामिनेशन होता है। वहां पे अगर पर्सन ने ऐसा किया, जैसे क्योंकि ये एक क्या है ना, इस हैप्पी मोमेंट लाइक, और उसको अगर फोर्सफुल एक क्रूशियल मोमेंट में अरेंज किया जाता है, तो बहुत सारे एविडेंसेस लाइक सीमन और सलाइवा और अदर थिंग्स वो दूसरे सर्फेसेस में मिलेंगे। तो वो फॉरेंसिकली अगर उस सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो पता लग जाता है। और गैंग रेप के केसेस में भी ऐसा ही होता है कि मल्टीपल सेट्स ऑफ डीएनए आते हैं, और वो एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। फॉरेंसिक में हम लोग डीएनए के ऊपर बहुत रिलाई करते हैं, लेकिन मल्टीपल गैंग रेप के केसेस में, जो गैंग रेप के केसेस है, वहाँ हम नई डीएनए को सेपरेट कर पाते हैं, और कुछ हद तक कर लेते हैं साइंस क्योंकि आगे पर मुश्किल हो जाता है। उस कंडीशंस में पर इंजरीज बहुत मिलेंगी, आपको बाइट मार्क्स मिलेंगे, आपको इंसर्शन नॉट ओनली थ्रू द वन पार्ट बट मल्टीपल पार्ट, ओरल, एनल, अदर पार्ट्स में मिलेंगे। इस तरह की हीनियस चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिससे कि फॉरेंसिकली कंक्लूड कर सकते हैं दिस इज जो है विद कंसेंट ये रिलेशनशिप है, या सेक्स जो है फोर्सफुली किया गया, मींस रेप किया गया है। क्योंकि रेप की डेफिनेशन सर अगर लॉ में हम देखें, तो अगर हम कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं, लाइक हम जहां पे फॉरेंसिक काम भी नहीं करेगा, इफ यू आर इंसर्टिंग एनी ऑब्जेक्ट इनटू द प्राइवेट पार्ट, दैट इज आल्सो अ रेप। तो दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस इज द कोर्ट एक्चुअली थिंकिंग कि मैरिटल रेप होना चाहिए, उसको वैलिडेट करना चाहिए, जब साइंटिफिकली हम इन चीज़ों को प्रूव ही नहीं कर सकते? देखिए, क्योंकि मैरिज इज अ इंस्टीट्यूशन, राइट? उस इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर कोई भी चीज़ हो रही है, क्योंकि क्रुएलिटी भी बहुत, आज की डेट में हमारे पास डिवाइसेस आ गई सर, हम रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो कर लेते हैं, व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड कर लेते हैं, और मेरे पास हर महीने में 4-5 केसेस ऐसे आते हैं, और बहुत हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जहाँ पे कि ऑडियो वीडियो व्हाट्सएप एविडेंसेस होते हैं कि देखिए क्रुएलिटी है, ये फ़ोन पे बात किया, ऐसे गाली दी, ये किया, और वो कई बार सडन प्रोवोकेशन लाइक प्रोवोक करते हैं। वो अभी एक बहुत रिसेंट केस मेरे पास आया हुआ है, और वो बहुत ही हाई प्रोफाइल पर्सन है, दिल्ली एनसीआर के ही, उनको सडन प्रोवोक करके उनसे गाली दिलवाई गई वाइफ ने, और वाइफ ने रिकॉर्ड कर लिया। ऐसे 4-5 वीडियो है, उस वीडियो को कोर्ट में दिया जा रहा है। यहाँ पे आपका रोल शुरू होता है कि साइकोलॉजिस्ट उसको करें कि क्या ये पर्सन साइकोलॉजिकली मेंटली फिट है कि नहीं है, क्या ये पर्सन ऐसी गालियां हमेशा दे सकता है। उसमें जो एविडेंस है, जहाँ पे नॉर्मल वो एविडेंस तो नहीं दे सकते, तो कई कोर्ट की जजमेंट और फाइंडिंग में भी ऐसा लिखा गया है कि हस्बैंड वाइफ के बीच के जो रिलेशन है एक प्राइवेट रूम में होते हैं, जिसका कोई एविडेंस नहीं मिल सकता। और क्योंकि आजकल कंडीशन में जो वाइफ कह रही है उसके ऊपर हम ज्यादा रिलाई करेंगे। पर क्योंकि आजकल जैसे लिव इन का भी जमाना है, अब लिव इन में कोई 2-3 महीने रहा, उसके बाद उसने रेप का केस कर दिया।
अब रेप का कर तो दिया, बट आप फॉरेंसिकली उस चीज को प्रूव नहीं कर सकते। सर देखिए, फॉरेंसिकली लिव इन रिलेशन के रेप को नहीं, फॉरेंसिक में रेप का क्या सीन है सर? तो वन इज ए इंजरी, एग्जैक्टली, सेकंड इज अ सीमेन। करेक्ट। अगर वहां पे अवेलेबल है, डीएनए प्रोफाइलिंग किया है तो है रिलेशनशिप बना है। और बहुत सारे ऐसे केसेस सर, अभी हमने एक देखा रिसेंट केस मेरे पास आया हुआ है कि एक पर्सन, दो फ्रेंड थे, उन्होंने एक लड़की को बुलाया, दे हैड द इंटरकोर्स एंड पर्सन कलेक्टेड द कॉन्डोम ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। उसके बाद जिसको रेप में फंसाना था, उस पर्सन के घर किसी और लड़की को भेजा। अच्छा। उस लड़की ने अपने अंडरगारमेंट पे जो कॉन्डम के अंदर सीमेन थे वो लगा लिए। ओह। और पुलिस को कॉल कर दिया, जी ही ट्राइंग टू रेप मी, इजैकुलेट ऊपर हो गया। व्हाट यू विल डू? उस कंडीशन में तो आपको ये प्रूफ भी नहीं कर सकते कि आपने किसी को बुला करके ऐसा कोई एक्ट किया है, बट उसने कन्फेस किया कि नहीं, दिस इज द थिंग्स। और किसने? वो दैट लेडी कन्फेस्ड लेटर इज व्हाट यू आर सेइंग? वो उस औरत ने बाद में पर्सन ने कन्फेस किया। क्या कन्फेस किया उसने? कि हम ये जो है क्योंकि उसको कॉन्डम उस घर से मिल गया जब वो लेडी आई घर में, और उसके बाद करा के और कॉन्डम जो है डस्टबिन में डाल दिया। तो उसने बोला कि इसमें जो वुमेन वेजाइनल सेल्स भी मिलेंगी, इसकी फॉरेंसिकली जांच की जाए कि ये रिलेशनशिप मेरा इसके साथ नहीं है, ये तो कॉन्डम से लगाया है, इसमें कॉन्डम के केमिकल्स भी मिलेंगे जो इसके अंडरगारमेंट पे, जिसको ये बता रही है कि इजैकुलेट हुआ है मेरे रेप करने की कोशिश करने की वजह से, पर रेप नहीं हुआ। तो एविडेंस तो है, पर उसको बट अगर उस टाइम तक उस लेडी ने अंडरगारमेंट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर नहीं, अंडरगारमेंट फिर तो एविडेंस ही नहीं रहा ना सर। फिर तो उसको तो उसने फॉल्स क्लेम किया। क्यों? उसका प्राइवेट पार्ट मान लीजिए, जैसे आपने बोला कि किसी ने किसी का कॉन्डम उठाया, अपने मान लीजिए वजाइना पे लगा लिया, अंडरगारमेंट पे लगा लिया, और उसके बाद उसने अंडरगारमेंट को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब उससे पर वो पहुंच गए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और उसने कहा मेरा ऐसे ऐसे रेप हुआ है और आप देख लीजिए, तो उसके अंदर कुछ कंक्लूसिव एविडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं सर, देखिए, एक आप जो सिनेरियो बता रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं कि अंडरगारमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, सो रेप हुआ ही नहीं ना सर। मैं बात जो कर रहा हूँ, जो केस में डिस्कस कर रहा हूँ, वो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एविडेंस है, करेक्ट, जिसमें फॉरेंसिकली अंडरगारमेंट पे रेप करने की कोशिश की, पर इंसर्शन नहीं हुआ, और वहां इजैकुलेशन हो गया। तो सीमन तो मिला ना, एक्यूज का डीएनए तो मिला वहां पे, लेकिन एक्यूज कह रहा है कि ये मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। एग्जैक्टली। तो कैसे बचेगा? तो उस कंडीशन के लिए लकीली उसकी किस्मत अच्छी थी कि लेडी ने जब ये एक्ट किया उसके घर में आके, उसके वॉशरूम में, तो उसी के वॉशरूम में वो कॉन्डम फेंक दिया जिसके अंदर सीमेन था, जो उन्होंने एक प्रोफेशनल को बुला करके वो एक्ट किया था। सो उस कंडीशन में अगर वो सीमन नहीं, वो कॉन्डम नहीं रिकवर होता, तो लड़का किसी भी तरह से नहीं बच पाता, बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं। तो इस कंडीशन में हमें बहुत सारी चीजों पे देखना पड़ता है। फॉरेंसिक का रोल कई बार इन्वेस्टिगेशन के रोल को हेल्प करता है कि इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें हो रही हैं उसको फॉरेंसिकली हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इस पे दो चीजें इस पे मैं पूछना चाहूंगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुशांत सिंह राजपूत केस? What do you think about Sridevi case? And what do you think about that तलवार young girl murder case? उसमें क्योंकि ये जो 3 केसेस हैं, ये आज भी कहीं ना कहीं इन पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये फॉरेंसिकली हम इनको क्यों नहीं अभी तक प्रूव कर पाए हैं? सर देखिए, तीनों केसेस में 2 केसेस फॉरेंसिकली पूरी तरह से प्रूव है। श्रीदेवी का केस, जिसमें दुबई पुलिस की हाईटेक फॉरेंसिक लैब है सर, उन्होंने प्रूव किया कि दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंटल, ठीक है, और उनके ब्लड में अल्कोहल भी मिला, राइट, सबकॉन्शियस होने की वजह से वो डेथ हुई, जिसको फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, और वो 24 अगर मुझे ठीक से है 24 तारीख से और 28 तारीख को क्रिमेशन हुआ। सो 4-5 दिन के अंदर वो सारी एनालिसिस दुबई पुलिस ने करके दिया। लोग कयास लगा रहे थे कि क्या होगा, लेकिन ऐसे केसेस में कोई अगर ऐसा एक्ट करेगा तो दुबई में जाके क्यों करेगा, राइट, एंड उनका कभी डिस्प्यूट दिखा नहीं। आज की डेट में बॉलीवुड में अगर छोटा सा भी देखा जाए ना, जैसे गोविंदा सुनीता का कि गोली भी लगी तो सुनीता ने मारी होगी, ऐसी कयास लगाए जाते हैं। क्योंकि मुझे ये समझ आता है कि किसी ने ड्रग्स ओवरडोज हो जाए, वो ऐसे बाथटब में ड्राउन हो जाए, समझ आता है, मतलब मैं पर्सनली अगर देखूं,
बट कोई अल्कोहल कितनी भी पी ले, क्या वो इतना हैंगओवर या वो इतना आउट ऑफ द वे चला जाएगा कि इतना अनकॉन्शियस हो जाएगा कि उसको पता ही नहीं है? सर वी कैन नॉट से। आप देखते होंगे ना, मैं तो खुद देखता हूँ रोड साइड पे बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं ड्रिंक करके, वो शायद ड्रग भी लेते हो साथ में, लेकिन रोड साइड पे पड़े रहते हैं। अगर हम जैसे जा रहे हैं 4 घंटे बाद रहे तब भी उसी कंडीशन में पड़े हुए हैं। सो क्या पता जो बाथटब है उसमें वाटर का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। छोटे बच्चों के भी केसेस आते हैं जिसमें बाथटब में नहाते हुए वो तो ठीक है, हाँ, करेक्ट, वो हेल्प नहीं, तो कॉन्शियस ने नहीं अलाउ किया होगा, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। और आपने दूसरा केस इन्वेस्टिगेट किया नहीं है, करेक्ट, तो मैं उस क्राइम सीन को देखा नहीं, बट फॉरेंसिकली ये चीज प्रूव हो सकती है। अच्छा, दूसरा आपने कौन सा केस क्लोज हुआ? दूसरा जो सुशांत सिंह राजपूत का केस, अच्छा, उसमें सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी मार्च में, अभी कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। जो एलिगेशंस रिया चक्रवर्ती पे थे वो सारे हटाए, मार्च 2025, अभी 1.5 महीने पहले की बात है। और उसमें सारे फॉरेंसिक एविडेंस को प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया। कुछ कमियां हुई थी जो पुलिस की तरफ से हैं, जिसपे हम हमेशा क्वेश्चन रेज करते आए हैं। और क्योंकि पुलिस परफेक्ट साइंटिस्ट नहीं है सर, नोबडी इज परफेक्ट, साइंस से भी गलतियां होती हैं। सो उस कंडीशन में पुलिस ने अपने लेवल पे जो चीजें की, जल्दी में की या किस तरह से की, वो नहीं पता लगा। उस कंडीशन में अभी पूरी फॉरेंसिक एम्स की टीम से लेके सीएफएसएल के लोग थे, मेरे कई मित्र हैं उसमें जिन्होंने वो पर्सनली उसकी इन्वेस्टिगेशन किया। और उस इन्वेस्टिगेशन में सुशांत वाज हैविंग सम डिप्रेशन। ये तो डिप्रेशन उसके यहाँ मेडिसिन, मैंने भी जो उसके वीडियोस वगैरह बिहेवियर, मुझे थोड़ा वो स्किज़ोफ्रेनिक भी लगा था वीडियो में सर। एविडेंस जो उसका बॉडी लैंग्वेज और जो मैंने चीजें देखी थी उस टाइम, मैंने भी मीडिया वाले जो मेरे पास आए थे, मैंने उनको कहा था तुम वो नेहा चक्रवर्ती को गलत, रेहा चक्रवर्ती को तुम गलत प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जब आदमी स्किज़ोफ्रेनिक के साथ रहता है तो उसको कई बार गुस्सा भी आता है। भाई जो केयर गिवर होगा उसकी अपनी भी तो एक मेंटल स्टेट है। तो मीडिया में इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको दिखाना शुरू कर दिया कि शी वॉज बीइंग एब्यूजिव टुवर्ड्स हिम, वो उसको गुस्सा कर रही थी और उसी को उन्होंने वो चीज़ दिखानी शुरू कर दी। तो वो वाली चीज़ मेरे ख्याल से मीडिया ने वहाँ पे रोल गलत प्ले किया। सर वो समय की बात है, लेकिन अभी उसके बाद मीडिया, उसने किसी ने भी नहीं बताया क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद भी, जिसमें कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई छोटी मोटी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने उनको बोला कि इसमें रिया का कोई दोष नहीं है, कोई फाउल प्ले नहीं है, इससे क्लियर कट सुसाइड केस। एंड व्हाट जिस दिन हुआ उस दिन के 4-5 दिन बाद ही, अगर मुझे ठीक से याद है, तो इंडिया के जो मैंने बताया बड़े अच्छे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर हैं डॉक्टर हर्ष शर्मा, उन्होंने शम्स जी के साथ एक शो किया और उन्होंने बताया था 2020 में ही कि इसका केस ऑफ सुसाइड, ये किसी भी तरह से मर्डर का केस नहीं है। आज 5 साल बाद भी हम उसी कंक्लूजन पे हैं, ऑलमोस्ट 5 ईयर हो गए, जून में एग्जैक्ट 5 ईयर हो जाएंगे, सेम कंक्लूजन पे है जो कि डे 1। सो फॉरेंसिक ने उस दिन भी वही काम किया, कंक्लूड कोर्ट ने एक्सेप्ट भी आज भी वही किया आफ्टर 5 ईयर। और तलवार केस में, तलवार केस में हम कहाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से नार्को एनालिसिस भी हुआ, नार्को एनालिसिस में उसने शायद माना भी, उसने शायद कुछ इंफॉर्मेशन डाइवर्ज भी करी, क्योंकि वो कंक्लूसिव एविडेंस इनको नहीं मिला, इसलिए वो केस आगे नहीं बढ़ा। अगर सर हम तलवार केस की बात करें तो इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द एविडेंस, जिसमें फॉरेंसिक कुछ नहीं कर सकते अगर आपके पास एविडेंस ही नहीं है। अगर आप एविडेंस को ही हटा देंगे, और तलवार केस सर इंडिया में ऐसे केस शायद हर महीने होते हैं, क्योंकि वो मीडिया की कवर में आ गया, इसलिए हम सब लोग कहते हैं हर महीने डबल मर्डर के केसेस हैं, इससे भी हीनियस होते हैं, हर स्टेट में होते हैं, हर जगह होते हैं। वी आर रिमेम्बरिंग तलवार जस्ट बिकॉज वो मीडिया में था, सबने देखा, सबने जाना। लेकिन अगर उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई होती, जो उन्होंने क्या, यूपी पुलिस ने यही सोचा कि एक नॉर्मल क्राइम सीन है, एक लड़की का मर्डर हुआ है और हुआ है, चलो इसको करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। दे आर नॉट प्रिपेयर फॉर कि इस लेवल तक पहुंच जाएगा, करेक्ट, इंटरनेशनल एक केस बनेगा, केस स्टडी बनेगी बुक्स के लिए, कभी नहीं सोचा होगा। जो सब इंस्पेक्टर वहां पे गए होंगे, बाद में दूसरी डेड बॉडी मिली, ट्विस्ट वहां पे आया, करेक्ट, ट्विस्ट वहां पे आया दूसरी। अब इस पीरियड में जो 3-4 घंटे का पीरियड था, इसमें अगर उन एविडेंस को प्रॉपर तरीके से कलेक्ट किया गया था, उसके बाद में जो सीबीआई की दोनों टीमों ने जो अलग अलग से काम किया उनके थे। और आप देखें जजमेंट भी अगर आप पढ़े तो सीबीआई तो कभी भी चार्जशीट फाइल ही नहीं करना चाहती थी, वो तो क्लोजर रिपोर्ट दे रही थी। वो तो सीबीआई कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप इसको मदरफादर को एक्यूज बना करके ट्रायल शुरू करो। अब कोर्ट ने उनको कन्विक्ट भी किया, हाई कोर्ट ने वो सारी चीजों को बहुत क्रिटिकली एनालाइज किया, उसमें फॉरेंसिक की सारी चीजों को उन्होंने बोला
कि फॉरेंसिकली तो ये चीजें प्रूव ही नहीं हुई है। सो फॉरेंसिक ने अपना रोल प्रॉपर प्ले किया था। अगर एविडेंस और अच्छी तरीके से तलवार में कलेक्ट हुए होते तो शायद हम एग्जैक्ट तो ऐसे क्रिमिनल तक पहुंचे हो। क्राइम सिचुएशन में एविडेंस कौन कलेक्ट करता है? क्या पुलिस कलेक्ट करती है कि फॉरेंसिक टीम आके कलेक्ट करती है, और पुलिस का काम होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस ना हो? सर ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत रिक्वायर्ड है। मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि इसको इसको वो याद कर ले। पहले जो हमारा कानून था ना सर, वो वॉलंटरी था। पुलिस के ऊपर था कि फॉरेंसिक टीम को बुलाना है कि नहीं बुलाना है। पहले फॉरेंसिक लिमिटेड था लैब तक। हम एक लैब में जाते थे, वहाँ एक हम ड्राई लैब है, वेट लैब है, वहाँ पे हम टेस्ट करते थे और उसकी जांच करके एक रिपोर्ट देते थे। अब फॉरेंसिक को इन्वेस्टिगेशन, जो नया कानून आया है, जो 1 जुलाई 2024 से आया हमारा, उसमें फॉरेंसिक को इन्वेस्टिगेशन कि कोई भी कन्विक्शन अगर 7 ईयर या मोर है तो उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट का क्राइम सीन पे होना कंपल्सरी है। पहले वॉलंटरी था, अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही कलेक्ट करेगा एविडेंस। और अगर कोई लेस देन 7 ईयर हो तो? लेस देन 7 ईयर है तो हीनियस क्राइम में ऐसा कोई क्राइम ही नहीं है जिसमें कि ऐसे क्रिटिकल फॉरेंसिक एविडेंस हो सकते हैं उसमें भी। लेकिन जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्राइम कवर हो जाते हैं जिनका कन्विक्शन 7 ईयर से ज्यादा है। सो इसलिए अब हम 3 साल के कन्विक्शन में, जैसे चेक फ्रॉड का केस है, उसमें भी फॉरेंसिक कराते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कराते। लेकिन हम बात करें क्राइम सीन पे जाने की, आपका जो क्वेश्चन था ना कि कौन कलेक्ट करता है, करेक्ट। सो क्राइम सीन पे जाना अब कंपल्सरी है। ओके। पहले वॉलंटरी था, अब कलेक्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही करेगा, अब पुलिस नहीं करेगी। पहले क्या था कि एक कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर ने खून आलूदा मिट्टी उठाई, उस मिट्टी के ऊपर पैक किया और फॉरेंसिक लैब में भेज दिया, माल खाने में रखा, वो 6 दिन बाद भेजा, 5 महीने बाद भेजा, नोबडी नोज। वो फॉरेंसिक लैब में गया, जांच हुई 2-3 साल बाद, वो जांच के लायक नहीं रहा, उसमें डीएनए नहीं निकल सकता, ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। तो ये सब पुरानी चीजें थी, अभी चीजों को बहुत डेवलप किया गया है सर। तो पुलिस का काम है क्राइम सीन को सिक्योर करना, जी, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस ना हो, कोई वहाँ पे टैंपरिंग ना हो, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस। बाकी फॉरेंसिक टीम आएगी। और नॉर्मली फॉरेंसिक टीम कितने टाइम में पहुंच जाती है क्राइम सीन पे? सर आज की डेट में जो नेटवर्क बनाया गया है, तो विद इन आवर, मैक्सिमम विद इन आवर फॉरेंसिक टीम आ जाती है। और क्राइम सीन में फॉरेंसिक टीम कितना टाइम स्पेंड करती है? डिपेंड करता है किस तरह का क्राइम सीन है। अगर मल्टीपल मर्डर्स हैं तो वहाँ बहुत घंटे लग जाते हैं, 2 बार 3 बार भी जाना पड़ जाता है उस क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहाँ पे ऑफिसर्स रहते हैं, सो जरूरी नहीं कि एक ही दिन में सारा इन्वेस्टिगेशन हो जाए। जो मैं बात कर रहा हूँ कि 1 घंटे के अंदर पहुँच जाती है, ये हमारे अर्बन सिटीज़ में। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, जैसे कि अभी हम बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, तो वहाँ ट्रेवल टाइम ही 2-3 घंटे का है। तो वहाँ लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल हर जगह 24 आवर फॉरेंसिक की टीम काम करने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। हमारी दिल्ली एफएसएल में भी तो 24 आवर क्राइम सीन। तो इसके रिजल्ट भी विद इन अ वीक आ जाते हैं, जो डेटा कलेक्ट होता है, जो क्राइम सीन से जो चीजें कलेक्ट होती हैं? जी, क्राइम सीन की फाइंडिंग पुलिस को दे दी जाती है, पुलिस उसको एज ए इन्वेस्टिगेशन यूज करती है, केस डायरी करके अपनी चार्जशीट। फॉरेंसिक टीम को उसके बारे में एक तो कलेक्ट कर दिया, उसके बाद उसको फाइंडिंग दे दी। वो फाइंडिंग का जो रिपोर्ट होता है 1 हफ्ते में दे देते हैं वो लोग पुलिस को? डिपेंड करता है कि क्या नहीं, मेरा मतलब है उनको टाइम कितना लगता है? अगर उनको पूरा टाइम दिया जाए करने का, उनको बोल दीजिए आज से शुरू करो आप जी, तो विल दे टेक 7 days, 15 days, 2 weeks, 3 weeks? तो सारी एनालिसिस नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। अभी जैसे मान लीजिए एक मर्डर का सीन है, हाँ, एक मर्डर के सीन पे डेड बॉडी मिली, हाँ, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए गया, 2 दिन वहां लग गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, हमने वहां से बहुत सारे सिगरेट बड लिए, ब्लड लिया और भी एविडेंसेस लिए, फिंगरप्रिंट लिए, तो सब अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएगा। वहां कब आपका नंबर आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि अगर हीनियस क्राइम है या कोई ऐसा सेंसिटिव क्राइम है तो इमीडिएटली टेस्ट होंगे, अगर ऑर्डर है तो कोर्ट का या हायर ऑफिशियल्स का। अगर नॉर्मल रूटीन में जा रहा है तो वो सर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल भी लग सकता है। नहीं, जब आपका नंबर आ गया, नंबर आने के बाद विद इन 7 to 10 दैट वाज व्हाट आई वांट। तो मतलब पूरा चाहे क्राइम सीन जैसा भी हो, उसको एविडेंस को देख के एक कंक्लूजन ड्रॉ करने में, फॉरेंसिक कंक्लूजन ड्रॉ करने में 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम लगता है। बिल्कुल। किसी सर हाई प्रायोरिटी केसेस में जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई बड़ी कोर्टों का ऑर्डर होता है
तो विद इन 24 आवर्स भी डीएनए हुए। इवन सर 9 दिन के अंदर ये फांसी की सजा हुई है मध्य प्रदेश में। अब 9 डेज के अंदर सर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन हुआ, सारी एविडेंस हुए, पोस्टमार्टम हुआ, डीएनए रिपोर्ट आई और कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया। राजस्थान में भी 30 दिन के अंदर फांसी की सजा हुई। सो ये जो है फास्ट ट्रैक की कोर्ट इसीलिए बनाई गई है। एक्शन प्लान के केसेस फास्ट किए जाते हैं, फास्ट ट्रैक की कोर्स है, तो कोर्टों को भी मॉडिफाई किया जा रहा है। कोर्टें भी इंक्रीज हो रही हैं पहले के कंपेयर में, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा, जैसे कि आपने भी अभी लिखा है, मोर देन 4.5 करोड़, अब तो 5 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। 5 करोड़ से ऊपर है। और इस तरह के केसेस में बर्डन कहाँ आ जाता है, जैसे फॉल्स रेप के केसेस है। एविडेंस तो डीएनए का तो गया ना सर, जो डीएनए लैब है, डीएनए डिवीजन है, उसके पास तो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है, उसको केस के बारे में नहीं पता क्या है। और इसीलिए देखेंगे कि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, 78% केसेस जो है फॉल्स रेप केसेस में एक्विटल हो रहा है। सो इट्स ह्यूज नंबर जो कि बर्डन है। सो उसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी रोल प्ले करना बहुत जरूरी है कि इनकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। ऐसा नहीं कि कोई भी, और कानून को भी मतलब एक थोड़ा प्रोग्रेसिव चीज़ों को देखना है कि ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन अगर क्लेम कर रहा है, क्योंकि रेप के फॉल्स केसेस ज़्यादा है कंपेयर टू ओरिजिनल केसेस, जेन्युइन केसेस जो है, ट्रू केसेस की जगह फॉल्स केसेस ज़्यादा है। तो ऐसे क्राइम्स में इन्वेस्टिगेशन, और चूंकि एक बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, इसको हम ऐसे ही नहीं हल्के में ले सकते हैं कि एक कोई फॉल्स केस करा है, किसी के साथ जेन्युइन हुआ है। उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत, इसीलिए महिला थाना अलग बनाया गया है ऐसी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वन स्पॉट क्राइसिस सोल्यूशंस है, वन स्पॉट जो निर्भया के अंदर फंड्स दिए गए बहुत सारे लैब्स को, कि ऐसी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। आज के टाइम में इंडिया में कितने लैब्स होंगे आपके हिसाब से? सर सारी स्टेट्स में एक लैब है जो मेन लैब है, पर रीजनल लैब बहुत सारी हो गई है। अगर हम जो कि प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट लैब की बात करें, गवर्नमेंट, हाँ, आप भी एक लैब रन करते हैं, आपका प्राइवेट है? प्राइवेट लैब इंडिया में जो अच्छा फंक्शन कर रही है 7 to 8 लैब्स है जो कर रही हैं, जो इंडिया और इंटरनेशनल केसेस भी हम लोग लेते हैं। पर्टिकुलरली अगर साइबर का केस है या डॉक्यूमेंट का केसेस है तो और कोर्ट के अंदर चाहे प्राइवेट लैब से फॉरेंसिक रिपोर्ट जाए या गवर्नमेंट लैब से जाए, उसकी वैल्यू सेम रहती है। सेम वैल्यू एज पर द लॉ, दोनों की सेम इंपॉर्टेंस है, सेम वे है। कुछ केसेस हमारे पास कभी आ ही नहीं सकते बीइंग अ प्राइवेट एक्सपर्ट। अच्छा, किस तरह के? उसका क्या है कि प्रॉपर्टी स्टेट की है, लाइक बुलेट्स है, लाइक जैसे मर्डर के केसेस है, ब्लड सैंपल है, वो हमारे पास नहीं आते हैं, हमारे पास वो नहीं भेज सकते, वो स्टेट लैब के पास ही जाएंगे। तो आपके पास किस तरह के हमारे केसेस पास डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फिंगरप्रिंट से रिलेटेड, सीडी से रिलेटेड, ऑडियो वीडियो, व्हाट्सएप, डिजिटल एविडेंस हो गया, हार्ड डिस्क, ये सारी चीजें, फायर फॉरेंसिक के केसेस, राइट, ये सब हमारे पास। इंश्योरेंस क्लेम के केसेस जहाँ पे ब्लड डीएनए हमें करना होता है, इंश्योरेंस क्लेम के केसेस आते हैं। लेकिन जो स्टेट, आपने देखो ना, स्टेट वर्सेज एबीसी, तो जो स्टेट वर्सेज वाले केसेस हैं वो प्राइवेट लैब को नहीं जाते। आपका अभी तक का कौन सा फेवरेट केस रहा है जो आपने फॉरेंसिकली आपको मज़ा आया, आपने उसमें बहुत चीज़ें देखी और यू रियली गॉट द किक के हाँ ये केस करके और सॉल्व करके मज़ा आया? बहुत सारे केसेस है सर, बट एक बहुत ही नॉर्मल सा केस था जिसमें कि एक 17 ईयर की लड़की थी, वो अपने 2 क्लासमेट्स को उसने एक्यूज किया था कि ये लोग मुझे रैगिंग करते हैं और मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं, इस तरह की चीज़ें थी, और अपने घर लेटर उसके मिलते थे। और उस लड़की ने ऐसे 10-12 बार जो है लेटर लिखे, कंटेंट अलग अलग थे। दोनों लड़कों को कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया, लड़की को भी रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। उसके बाद उस लड़की ने लेटर लिखना शुरू किया, पुलिस कंप्लेन हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, लड़कों की सैंपल लिया, हमारे लैब में भेजा। सो हमने जाँच की, किसी से मैच ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो हैंड राइटिंग सर नॉर्मल हैंड राइटिंग थी नहीं, वो स्टेंसिल्स हैंड राइटिंग थी। अब देखो स्टेंसिल, हाँ करेक्ट, जो पहले प्रैक्टिकल फाइल करेक्ट, तो स्टेंसिल से लिखती थी, तब प्रिंटर वगैरह नहीं था। ये बात अगर मुझे करेक्ट, तो हाँ मुझे याद है 2008 में मैंने ये केस किया था। अब पता नहीं आते हैं स्टेंसिल्स, अच्छा वो स्टेंसिल से लिखी गई थी 2008 में मैंने किया था, मुझे बड़ा अभी भी याद है। तो इंस्पेक्टर का, अगर मुझे ठीक से नाम है तो प्रदीप सर थे, तो उन्होंने बोला कि रंजीत यार करें क्या है इसमें, तो मैंने कहा कंटेंट पढ़ते हैं। सो ऐसे 8-10 लेटर के कंटेंट पढ़े और स्टेटमेंट एनालिसिस शुरू की, एक साइकोलॉजी के पार्ट को यूज किया उसमें कि कैसे हो सकती है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि कल तुम मेरे घर के बाहर आए ना, मेरे भाई को बाइक से हिट करना चाहते थे जो वो दूध लेने जा रहा था। उस टाइम वो लड़कों की जब स्टेटमेंट हमने पूछा, उनका इंटरोगेशन किया, तो वो लड़के दोनों ही अम्बाला में थे, दिल्ली में थे ही नहीं।
तो वो स्टेटमेंट लड़कों को तो पता ही नहीं है कि दूध लेने गया है। करेक्ट। देन आवर डाउट रेज टू गर्ल। सो हमने कहा हम लड़की के रूम में जा सकते हैं क्या? पेरेंट्स ने मना कर दिया। पुलिस ने बोला कि हम केस को फिर क्लोज कर रहे हैं, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो गए, और अलमारी के नीचे सर रैक होती है जिसमें शूज वगैरह रखे जाते हैं। ऐसी जब रूम को, पहले तो लड़की के भाव देख के ही पता लग गया कि ये समथिंग सी इज हाइडिंग, फिशी है। हाँ, फिशी है, कुछ है, ऐसा कुछ लग रहा है। फिर हमने देखा तो पूरा बेड देखा, बेड के अंदर कुछ नहीं मिला। फिर हमने जब ड्रॉ किया तो सेम हमें वही एग्जैक्ट, मुझे याद है, लग्जर का ब्लैक कलर का स्केच और वही स्टेंसिल और वाइट पेपर्स A4 साइज के उसके ड्रॉअर में से मिले। देन सी एडमिटेड कि इन लड़कों को मुझे फंसाना था क्योंकि मुझे रैगिंग करते थे। ओह, ऐसे। और ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि कई बार सिरिंज से ब्लड डाल दिया इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए। ये कैसे, मतलब ये थोड़ा बताइए क्या है? इसमें सर क्या केस हुआ कि एक पर्सन को मर्डर का एक्यूज बनाया गया और उसने बोला कि जी डीएनए भी लैब से आ गई, स्टेट लैब से आ गई होकर के डीएनए मैच हो गया, और पर्सन 3 दिन बाद अरेस्ट हो रहा है, उसके ब्लड मिल रहा है शर्ट पे, विच इज वेरी वेरी रेयर कि 3 दिन बाद मर्डर करने के बाद मैं वही शर्ट पहन के घूम रहा हूँ, और उस 3 दिन के बाद जो है डीएनए भी मैच होके आ गया। तो एडवोकेट ने मेरे से बोला, बड़े मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने बोला कि यार रंजीत, लग तो नहीं रहा कि इसने मर्डर किया होगा। तो मैं उससे मिला, मैंने कहा कि हम लोग चलते हैं जेल में, परमिशन लेके मिला। बोला डॉक्टर साहब फांसी पे चढ़ा दो क्योंकि अब तो उम्र कैद की सजा होगी, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया, इतना कह सकता हूँ, बाकी देख लो आप लोग के अंदर थोड़ी सी नॉलेज है कि नहीं है। तो उसने चैलेंज किया सर। सर हम लोगों ने बोला कि ये तो बड़ा ही ऐसा केस है, डीएनए भी मैच हो रहा है शर्ट पे, अब क्या कर सकते हैं, वेपन भी रिकवर हो गया जिससे मर्डर हुआ, सब कुछ मिल गया। तो बाद में पता चला कि मर्डर जब हुआ तो एक्चुअल पर्सन जो था वो कभी रिकवर हुआ ही नहीं, वेपन तो साइट पे ही था, पुलिस ने दिखाया ही नहीं। साइट पे ही था मतलब जहाँ पे मर्डर हुआ वहीं से पुलिस को मिला था वेपन, बाद में पुलिस ने बताया कि रिकवरी हुई है। और उसके फिंगरप्रिंट से उस वेपन पे नहीं, फिंगरप्रिंट की जांच नहीं हुई थी, ब्लड की सिर्फ जांच हुई थी। तो उस कंडीशन में जो है पर्सन को फिर देखा गया तो उसका जो ब्लड शर्ट पर बनियाइन पे दोनों पे अलग अलग जगह पे ब्लड मिला। अगर ब्लड यहाँ से जाएगा तो बनियाइन पे भी सेम जगह पे एग्जैक्टली, तो वो दूसरी साइड में मिला, तो सिरिंज से डाला गया ब्लड लगा। और एग्जिबिट एनालिसिस में वो फिर जो एफएसएल के एक्सपर्ट थे उन्होंने फिर उसी चीज को एडमिशन एडवोकेट ने क्रॉस एग्जामिन किया और एक्विटल हुआ उस पर्सन का। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एविडेंस की एविडेंस जो हम बात करते हैं कि ट्रांसप्लांट कर दिया गया, जो आरओसी के केस में भी बहुत बात हुई है, बहुत सारे ऐसे केसेस में। तो एविडेंस को आज की डेट में सर जो कुछ चीजें हैं डीएनए फिनोटाइपिंग जैसी एडवांस चीज जो हमने फॉरेंसिक मूवी में भी दिखाई है कि अगर आपको ब्लड आपका मिलता है क्राइम सीन से तो मैं आपका फेस बना सकता हूँ। तो टेक्नोलॉजी रीच टू दैट लेवल, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, इंडिया में वो चीज़ नहीं है। तो बट उसमें भी हम काम कर रहे हैं, अगर उसमें भी हमें सक्सेस मिल जाती है तो बहुत ईजी हो जाएगा कि अगर कोई ऐसा केस, हर केस में तो सर ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है कि हम बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड है और हमारे पास नंबर ऑफ केसेस भी बहुत है। करेक्ट। तो लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी किसी ऐसे केस में जहाँ हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, राइट, वहाँ पे हम अगर ब्लड हमें मिल जाता है तो हम उससे उसका फेस बना सकते हैं। और यूएस की लैब पैराबिन कर रही है जो FBI के साथ मिलकर कई केसेस सॉल्व कर रही है, जो कि हमने अपनी मूवी में भी दिखाने की कोशिश की है। अब इसी पे मेरा नेक्स्ट है कि जो आप मूवीज जो आपने कठपुतली में अक्षय कुमार के साथ आपका वहाँ कंट्रीब्यूशन रहा, एक फॉरेंसिक में जैसे अभी आप बता ही रहे थे, अपना एक्सपीरियंस बताइए अक्षय कुमार के साथ उस मूवी में आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, और उसके साथ साथ फिर आप फॉरेंसिक का भी बताइए मेसी के साथ। फॉरेंसिक मूवी की अगर हम बात करते हैं या हम कठपुतली की बात करते हैं तो कठपुतली के सेट पे जब अक्षय सर आते थे सो फिट एट दिस एज कि हम लोग दुनिया के सबसे अनफिट उनके सामने हैं। वो हमेशा कसरत करते हुए सेट पे दिखेंगे। एंड जब हम क्राइम सीन पे, जैसे कि मैं उस मूवी में एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट का रोल भी प्ले किया है, क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप मुझे देख सकते हैं मूवी में। सो जब हम पोस्टमार्टम वगैरह कर रहे थे जहाँ पे अक्षय की नीस उसमें जो बनी थी अक्षय सर की, तो उस कंडीशन में भी जब हम लोगों ने सीन को शॉर्ट किया और जब डायरेक्टर ने बोला कि इट्स वेरी गुड, सो अक्षय सर सेट की इट्स परफेक्ट, यू डिड लाइक अ रियल फॉरेंसिक एक्सपर्ट। सो मैंने बोला सर मैं रियली सो देन स्टार्ट कन्वर्सेशन हुआ। फिर क्राइम सीन को हमने अलग अलग लोकेशन की शूट की एंड ही इज सो कोऑपरेटिव, सो फिट एंड ही इज लाइक अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन। तो इन्होंने आपको एंगेज क्यों किया, मतलब व्हाट वाज योर रोल इन दिस एंटायर थिंग? पर्टिकुलरली सर आज की डेट में बॉलीवुड जो है ना, जैसे हम कठपुतली की बात करें, वो रियलिटी जानना चाहते हैं कि एक्चुअली है क्या फॉरेंसिक। ऐसा तो नहीं है जो हम ऐसे कुछ मिथ दिखाते हैं
उसको, ताकि लोग बाद में उस चीज़ को ना बोले कि तो दे आर टेकिंग अ कंसल्टेंट, दे आर नॉट टेकिंग ओनली फॉरेंसिक एक्सपर्ट। वो लोग एडवोकेट को भी लेते हैं, पुलिस ऑफिसर को भी लेते हैं। जैसे हम लोग जब फॉरेंसिक मूवी शूट करने गए तो उसमें कि राधिका आप्टे का रोल पुलिस ऑफिसर का था, तो वो चाहती थी कि वो पोनीटेल में रहें, तो पुलिस ऑफिसर एक ऑफिसर ऐसे नहीं रह सकता है, तो उसकी ड्रेसिंग सेंस, वो सारी चीज़ों की कंसल्टेंसी वर्कशॉप पुलिस ऑफिसर के थ्रू होती है। एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट का बॉडी लैंग्वेज कैसा हो, कैसे रोल करें, तो विक्रांत मैसी मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है। एंड आई थिंक पहले जब मैं मूवी में, मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब विशाल फूरिया से मैं मिला, क्रिमिनल जस्टिस जो फर्स्ट विक्रांत ने किया था, तो हमने सोचा कि विशाल फूरिया ये लोग बड़े डायरेक्टर हैं या विक्रांत मैसी ये लोग बड़े एक्टर हैं, इनके साथ कैसे हम लोग मिलेंगे भैया, नॉर्मल लोग हैं हम लोग। लेकिन जब उनसे मिले तो लगता है कि उनके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड बाकी की दुनिया के अंदर है। वो लोग इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने नॉर्मल हैं। आपको सेट पे, मतलब हम लोग जब सेट खाली होता था तो विक्रांत पकौड़े मंगाते थे कि चलिए डॉक्टर साहब चलिए पकौड़े खाते हैं, सो रंजीत जी आइए पकौड़े खाते हैं। एंड ही टॉक फैमिली कैसी है, मैं उनकी फैमिली से भी मिला, मतलब उनकी वाइफ से भी, माता पिता से भी, सास ससुर से भी, सब लोगों से मिले, तो एक फैमिली टाइप का उनके साथ बॉन्डिंग हो गई है। और इतने डाउन टू अर्थ है कि मैं बता नहीं सकता किसी भी चीज़ को। अब कुछ इंटरव्यू भी हम लोगों ने ड्यूरिंग प्रमोशन ऑफ द मूवी किए थे, उसमें भी उनका यही कहना है कि एक्चुअली जो वर्क है ना फॉरेंसिक का, उसको इग्नोर किया गया है अभी तक के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उसको इग्नोर किया गया है क्योंकि हम लोग एज अ अनसंग हीरो गिने जाते हैं। आप देखते हैं ना, इस एडवोकेट ने ये केस जीता, इस पुलिस एजेंसी ने, आईपीएस ऑफिसर ने क्रैक किया। कभी आपने किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का नाम सुना है? नहीं, डॉक्टर सलम के अलावा सही बात नहीं सुना है, क्योंकि एक अनसंग हीरो की तरफ पीछे बैक ऑफ द सीन काम करके चले जाते हैं। सो उस फॉरेंसिक मूवी में मैं अपने दोनों प्रोड्यूसर वरुण वागला एंड मानसी वागला का थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे टॉपिक को लिया। एंड जल्द ही हम लोग फॉरेंसिक 2 की भी शूटिंग शुरू करने तो आपने यहाँ पे मेसी को आपने ये बताया बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कैसे देखना, मतलब हाउ टू स्टडी, एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए, मतलब कैसे आपने कैसे अक्षय कुमार और इनको जैसे फीडबैक दिया? जैसे फिंगरप्रिंट डेवलप करना है, तो विक्रांत मैसी अगर क्राइम सीन पे जाके फिंगरप्रिंट कर रहे हैं तो कैसे ब्रश मूव करेंगे, कैसे पाउडर यूज करेंगे, कैसे लेंस से देखेंगे, 3D प्रिंटर पे अगर प्रिंट करना है तो किस तरह से अपना चीजें करेंगे, डीएनए अगर वो टेस्ट कर रहे हैं, अगर वो पकड़ रहे हैं टेस्ट ट्यूब को, तो प्रॉपर तरीके से पकड़ रहे हैं जो एक्चुअल लैब में होता है। हमने सारे एक्चुअल लैब के इक्विपमेंट लगाए थे, सब कुछ लैब सेटअप की थी। आर्ट डायरेक्टर विशाल सर इज वंडरफुल मैन। वो चाहते थे नहीं परफेक्ट चाहिए, हम लोग किसी चीज का सोचते थे कि प्रॉप बना ले, डमी माने, नहीं, परफेक्ट खरीद के ले आओ मशीन, हमें एक्चुअल मशीन दिखानी है, क्योंकि नाम ही जब मूवी का है फॉरेंसिक, तो फॉरेंसिक की सारी चीज़ें तो एक्चुअल हैं उसमें। तो ये लोग कंसल्टेंसी ली उन्होंने मेरे से इन स्टोरी, एंड दोनों प्रोड्यूसर मानसी एंड वरुण, हमने दोनों लोगों के साथ इतना डिस्कशन किया। खाली टाइम में हम लोग होटल में पॉडकास्ट ऐसे ही रिकॉर्ड करते थे, कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करते थे कि फारो टेक्नोलॉजी जो इंडिया के कई पुलिस के पास है कि हम क्राइम सीन को 3D रिकॉर्ड करें, वो मूवी में हमने दिखाया है और रिकॉर्ड किया। ओरिजिनल फारो हम लोग लेके गए, रिकॉर्ड किया। उसके साथ फिर हम लोगों ने, मानसी एंड वरुण दोनों ने बहुत अच्छे से सीखा कि एक्चुअली टेक्नोलॉजी है क्या। सो एक इंटरेस्ट दिखता है प्रोड्यूसर्स और एक्टर एक्ट्रेस के अंदर, जो इंटरेस्ट है ना सर, वो ऐसे नहीं आता है। सो जब उन्होंने अच्छे तरह से इंटरेस्ट दिखाया तो हम लोगों को लगा कि हाँ, हमारी कोई चीज़ है जिसकी कि हमें अच्छे तरीके से करके दिखाना है। सो इस तरह से जर्नी शुरू की, और फिर अभी बहुत सारी कंसल्टेंसी दी है, बहुत सारी वेब सीरीज़ में, मूवीज़ में, कुछ पाइपलाइन में प्रोसेस हैं, कुछ बहुत सारा डिस्कशन राधिका आप्टे के साथ मेरा हुआ, जो कि साइंटिफिकली, ऑल्दो वो उनके दोनों पेरेंट डॉक्टर हैं, तो साइंस से उनका बहुत जेनेटिक नाता है। हाँ। लेकिन वो इतने क्वेश्चंस होते हैं, इतने रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं साइंस को लेकर के, जो वो स्टोरी में लिखना चाहती हैं। सो एक बहुत ही अच्छी बात होती है जब ऐसे लोगों से हम बात करते हैं कि ये नहीं कि सिर्फ हमें देखते हैं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट है या सिर्फ नाच गाना है, तो ऐसा नहीं है, वो रियलिटी को दिखाना चाहते हैं। तो ये कितने टाइम पे, जैसे आपने विक्रांत मैसी को फीडबैक दिया, अक्षय कुमार को फीडबैक दिया, ब्रश ऐसे करना है, ऐसे क्राइम सीन पे ऐसे आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे, तो उन्होंने कितने टाइम उनको लगा? वैसे तो दे आर ग्रेट एक्टर्स, बट उसको इम्बाइब करने में, मतलब आपने एक बार ही बोला, 2 बार ही बोला, उसी में हो गया कि आपको बहुत बार उनको बताना पड़ा, समझाना पड़ा? नहीं सर, वो बहुत बार प्रैक्टिस की उन्होंने। हम लोग पूरे सेट, पूरी शूटिंग के दौरान थे, खाली टाइम में वो प्रैक्टिस करते थे उन चीज़ों को।
मुझे अभी भी याद है, एक सीन हम लोग कर रहे थे, पूरा कट हो गया था, लेकिन गलती से ग्लव्स पहना हुआ, पोस्टमार्टम करना था बॉडी का, बॉडी को एग्जामिन कर रहे थे विक्रांत, और गलती से उनका हाथ नाक पे लग गया। तो मैंने कहा कि नहीं, ये हम शूट नहीं आगे नहीं आ सकते। एंड विशाल सर अप्रिशिएटेड अ लॉट कि यही परफेक्शन चाहिए। कि अगर आप एक सिर्फ हम वो 1 सेकंड का डिफरेंस था, अगर हम चाहते तो उसको 1.5 सेकंड को डिलीट करके उस सीन को कर सकते हैं, लेकिन वो रीशूट हुआ, और उसमें विक्रांत वाज सो हैप्पी कि हाँ ये चीज कैसे हो गई, ये नहीं होनी चाहिए, और आपने बताया तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड दैट्स इमेजिंग, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस है ऐसे लोगों के साथ काम करने के, जो एक्चुअली काम करना चाहते हैं, जस्ट नॉट लाइक अ एक्टर की एक्टिंग किया और चले गए। और सेम जो लर्निंग कर्व अक्षय कुमार के साथ भी ऐसे ही था। ही इज अ ग्रेट, व्हेन यू यूज्ड टू टेल हिम कि भाई इसको ऐसे करना है, इस सीन को ऐसे, ये बॉडी लैंग्वेज, वो फर्स्ट शॉट में सीख जाते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। इज सो परफेक्ट। आई सी। अच्छा, आप मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे वो 2 बजे आपको उठाते थे, कहाँ लेके जाते थे, क्या वो थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को। सर, वो मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता कुछ। हाँ। नहीं, मेरा मतलब है कि आपको 2 बजे, मतलब ही सो फ्रेंडली एंड सो दिस थिंग कि ही मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही यूज्ड टू से चलो यार बाहर चले, ऐसे 2 बजे के। बहुत ही कोऑपरेटिव है सीन पे भी। अगर शूटिंग 4 बजे शुरू हो रही है तो 2 बजे से लेकर के हर एक चीज़ों का ना बहुत ही टाइम के पंक्चुअल है, बहुत ही फिट के अलावा हर एक चीज़ को इतने टाइम के पंक्चुअल है कि उन चीज़ों के हम लोग शायद मुझे नहीं लगता है कि हम लोग मैं पर्सनली अपनी बोलूँ तो मीट कर पाऊँगा। एंड जो उनका सपोर्ट होता है किसी भी सीन को लेकर के, पूरी चीज़ों को देखते हैं प्रॉपर तरीके से चीज़ें हैं कि नहीं हैं। और उनका एक बहुत खास बात है, जब हमने फॉरेंसिक की उसमें कई मूवी में हमने 2-3 शॉट भी लिए एक चीज़ के, लेकिन कठपुतली में हम सिंगल शॉट पे, मैक्सिमम सीन हमारे सिंगल शॉट में। अच्छा। बिकॉज ही डन द थिंग्स सो परफेक्टली। ओके। और कौन कौन सी मूवीज में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सर, अभी बहुत सारी मूवीज हैं जो आने वाली हैं, कुछ एनडीए साइन किए हुए हैं तो नहीं बता सकते, बस कंसल्टेंसी होती रहती है सर कुछ मूवीज की, जिसमें हमें मतलब देखे, हम लोगों ने सेक्टर 36 के टाइम भी विक्रांत सर से काफ़ी डिस्कशन किया था कि एक बहुत टफ रोल था उनके लिए वो। सो इस सारी चीज़ों में है। अभी भी बहुत सारी हमारी कुछ वेब सीरीज हैं, जो एक इनोसेंट करके वेब सीरीज आ रही है, उसमें कंसल्टेंसी दी है। असो 2 में हमने कुछ आर्ट डायरेक्टर के लिए शीतल को कंसल्टेंसी दी थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको वहाँ पे पूरा टाइम रहना पड़ता है सर? जब तक शूट चल रही है? जब हमने फॉरेंसिक की थी तो हम कोविड के टाइम में थे एंड वी आर वेरी मच फ्री। आज की डेट में थोड़ा मुश्किल होगा कि इतना सेट पे रह पाए, और हम लोग जैसे जिस दिन शूटिंग होती है उस दिन जाते हैं। जैसे अभी हमने रिसेंटली मूवी का नाम तो नहीं रिलीज करूंगा, बट नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ एक काम किया, उसके साथ हम लोगों जब उनके साथ काम किया हम लोगों ने, तो उसमें हमारा 8-10 दिन का शूट था, तो शूट के टाइम पे थे। बट उससे पहले जो एक्ट्रेस थी रेवती मैडम, उनको वर्कशॉप देने गए, तो इस तरह से वही फॉरेंसिक एक्सपर्ट का रोल प्ले कर रही है उस मूवी में, तो उनको वर्कशॉप दिया। तो वर्कशॉप जो आप देते हैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया, 1-to-1 होता है कि क्राइम सीन वहाँ क्रिएट होता है, वहीं बताते हैं? क्राइम सीन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, स्टोरी राइटर होते हैं, आर्ट डायरेक्टर होते हैं कि कैसा सीन दिखना चाहिए, नाइट सीन कैसा होना चाहिए, आई सी, और डे का सीन कैसा होना चाहिए, एविडेंस कहाँ प्लेस होने चाहिए, इन सारी चीज़ों की बारीकियों से वो लोग ध्यान रखते हैं। फिर उसका एक डेमो शूट करते हैं, फिर उसके एक्चुअली वो शूट करते हैं। ओके, ग्रेट। चलिए डॉक्टर रंजीत, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। और मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें बात करने में मिस कर दी हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हम नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर रंजीत को बुलाएंगे तो हम उन विषयों पे भी बात करेंगे। हम बेसिकली चाहते हैं कि आप समझें कि साइंस आज की डेट में क्या रोल प्ले कर रही है और ये कहाँ तक लेके हमें जा रही है। मुझे इस डिस्कशन में जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आई, जो हमने आधार कार्ड की बात करी, जहाँ पे गवर्नमेंट ने 11,500 करोड़ रुपया स्पेंड करा, पर उसके बावजूद आज की डेट में हम उसको फॉरेंसिक के पर्सपेक्टिव से हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि शायद वो लो रेजोल्यूशन में बायोमेट्रिक्स वगैरह हुए हैं। तो उसी तरह से जैसे आपने देखा हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ कवर करी। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट and give us your feedback. Thank you so much. Thank you Dr. Ranjit for joining with us. Thank you. Thank you so much sir. Thank you so much for the invitation and बहुत ही अच्छा लगा इंटरेक्ट करके। ऑडियंस, जो कोई भी आपके क्वेश्चन हो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि सारे कमेंट का रिप्लाई करूं। एंड थैंक यू वंस अगेन सर। Thank you so much. Thank you. Bye.